हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस क्लास में हम लोग करेंगे हायर एजुकेशन का फुल ऑन मैराथन रिवीजन। इससे पहले मैंने आपका काफ़ी सारे चैप्टर्स का ऑलरेडी रिवीजन करवा दिया है। सभी वीडियोस जो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी ये वीडियोस एक भी तो आप जाके देख लेना, वहाँ से आपका प्रॉपर हर एक चैप्टर का मैंने अच्छी तरीके से रिविजन करवाया है। इस क्लास में हम लोग करेंगे हायर एजुकेशन का बहुत ही अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से रिविजन। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमको हिंदी नारी के नाम से टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो और वहाँ पे आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हो अगर आप अभी तक हमारे साथ में नहीं जुड़े हो तो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ में टेलीग्राम पे ही शेयर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह हमको अगर प्रैक्टिस करवानी होती है, क्विजेस वगैरह अगर देने होते हैं, करंट अफेयर्स की कुछ न्यूज़ होती है या कुछ भी आपकी जनरल नॉलेज से रिलेटेड या कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो हम सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करते हैं। तो आप अगर हमारे साथ में अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्टेड नहीं हो तो हमारे साथ में टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना। ठीक है, आपकी काफ़ी हेल्प होगी वहाँ से भी। ठीक है, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वाली वीडियो में करेंगे हम हायर एजुकेशन का प्रॉपर्ली रिवीजन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हम वैदिक पीरियड से शुरू करेंगे, जो हमारी एंशिएंट टाइम पे जो हमारी एजुकेशन थी वहाँ से लेके अभी जो हमारी NEP 2020 जो आई है वहाँ से लेके हम अभी 2020 तक पूरा अच्छे से डिटेल में हर एक चीज़ को पढ़ के रिविजन करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिल्कुल हमारा बेसिक से। ठीक है, एजुकेशन इन इंडिया कुड बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पीरियड्स। एजुकेशन जो है इंडिया में काफ़ी सारे अलग अलग पीरियड्स के अंदर डिवाइडेड है, यानी कि काफ़ी सारी अलग अलग अवधियों में विभाजित किया गया है शिक्षा को। ठीक है, कौन कौन सी वो अवधियाँ हैं? सबसे पहला आपका वैदिक पीरियड है, फिर आया आपका बुद्धिस्ट पीरियड, फिर आया आपका मेडाइवल पीरियड, फिर आया आपका प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस यानी कि ब्रिटिशर्स वाला जो एरा था वो, एंड देन हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद वाला एरा। ठीक है, आपको यहाँ पे ईयर्स भी दिए हुए हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन सा एरा जो है वो कौन से ईयर के आसपास में आता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे हमारा वैदिक पीरियड से, यानी कि जो हमारी एंशिएंट एजुकेशन थी वहाँ पे कैसा हमारा एजुकेशन का सिस्टम था, क्या एजुकेशन चलती थी, उन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जो PPT है आपकी वो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहने वाली है। तो अगर आपको कुछ इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो आप हिंदी में भी देख सकते हो, हिंदी में नहीं समझ में आता है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि भारत में शिक्षा को निम्नलिखित अवधियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि वैदिक काल हो गया आपका, फिर आपका बौद्ध काल हो गया, फिर आपका मध्य काल हो गया, फिर आपका स्वतंत्रता पूर्व काल हो गया जहाँ पे आपका ब्रिटिश भारत आएगा, और फिर आपका स्वतंत्रता के बाद का भारत हो गया जहाँ पे आपका 1947 से बाद का आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा वैदिक पीरियड से, यानी कि एंशिएंट एजुकेशन से। नाउ द एंशिएंट एजुकेशन में द मीडियम ऑफ टीचिंग वाज संस्कृत। एंशिएंट एजुकेशन में हमको संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था। अभी हमको इंग्लिश में पढ़ाते हैं या फिर फ्रेंच में पढ़ाते हैं। ठीक है, काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस आ गई है आजकल तो स्कूल कॉलेजेस में, वहाँ पे आपको संस्कृत के अंदर पढ़ाया जाता था। एंशिएंट एजुकेशन में आपको संस्कृत के माध्यम से पढ़ाया जाता था। ठीक है, एंड द नॉलेज वॉज पास्ड ऑन ओरली इज अ सिस्टम कॉल्ड गुरुकुल्स। ठीक है, गुरुकुल में जो आपकी नॉलेज दी जाती थी वो आपको ओरली यानी कि मौखिक भाषा से वहाँ पे गुरु आपको पढ़ाते थे, और जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो सिर्फ उनको सुनते थे। वहाँ पे कोई व्हाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड ऐसा तो नहीं होता था, तो वहाँ पे गुरु सिर्फ बोलते थे यानी कि ओरली पढ़ाते थे और बच्चे जो है वो सिर्फ उनको सुनने का काम करते थे। ठीक है, which was purely residential form of teaching and student have to live at the guru's place। अब आजकल तो क्या होने लगा है ना, आजकल हमारे पास में ही स्कूल्स आ गए हैं, या फिर हमारा जो घर है वो स्कूल के काफ़ी पास में होता है तो हम स्कूल बस के अंदर बैठ के जा सकते हैं। ठीक है, या फिर कॉलेज जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, डिस्टेंस पे ही है, तो हम ट्रैवलिंग करके अपने कॉलेज जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं। पहले के टाइम पे जहाँ गुरु रहा करते थे वहीं पे ही आपके स्टूडेंट्स को भी रहना पड़ता था, दोनों साथ में रहते थे, साथ में है ना नॉलेज को गेन करते थे, यानी कि गुरु जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ में ही रहा करते थे, और टीचर्स जो है यानी कि जो गुरु थे वो अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे टीचिंग कराया करते थे। ठीक है, लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, आजकल हॉस्टल्स वगैरह तो आ गए हैं, लेकिन पुराने टाइम में गुरु और जो शिष्य है यानी कि जो आपके टीचर्स और जो आपके स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो एक ही साथ में रहते थे। ठीक है, फिर है आपका नॉलेज वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ब्रॉड स्ट्रीम्स। पुराने टाइम पे हम नॉलेज को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली है आपकी पराविद्या, अभी है आपकी एक है आपकी अपराविद्या। ठीक है, तो पराविद्या क्या होती है? पराविद्या होती है हायर नॉलेज एंड द स्पिरिचुअल विजडम। जो आपकी आध्यात्मिक ज्ञान होता है उसको हम पराविद्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारी गॉड से जुड़ी हुई कुछ भी नॉलेज आ सकती है, विजडम आ सकता है। स्पिरिचुअल नॉलेज जो होती है, हमारी आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है वो आएगा आपका पराविद्या के अंदर। एक होता है आपके पास में अपराविद्या
विद्या। अपरा विद्या क्या होती है? द लोअर नॉलेज एंड द सेक्युलर साइंस, यानी कि जो हमारी वर्ल्ड की नॉलेज होती है, हमारी जो भौतिक जो संस्कृति है, यानी कि जो हमारी वर्ल्डली नॉलेज है, ठीक है, सांसारिक जीवन की जो भी हमारी नॉलेज होती है उसको हम कहते हैं अपरा विद्या। और जो हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, यानी कि आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है, उसको कहते हैं अपरा विद्या। ठीक है, आपको इन टर्म्स को लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है कि शिक्षण का माध्यम आपका संस्कृत हुआ करता था और गुरु गुरुकुल नामक प्रणाली में मौखिक रूप से ज्ञान दिया करते थे। ठीक है, जो शिक्षण के लिए पूरी तरह से आवासी था और छात्रों को गुरु के साथ ही रहना पड़ता था वहां पे। ठीक है, ज्ञान को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है आपका परा विद्या, ठीक है, जहाँ पे आपका उच्च ज्ञान आएगा, आपका आध्यात्मिक ज्ञान आएगा। एक आएगा आपका है ना अपरा विद्या, जो कि आपका निम्न ज्ञान है और आपका धर्म निरपेक्ष ज्ञान है, यानी कि जहाँ पे हम हमारी जो सांसारिक जीवन है, जो हमारा वर्ल्डली नॉलेज है, उसको देते हैं, वो है अपरा विद्या। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि द वैदिक टीचिंग पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द साउंड ऑफ वर्ड्स। ठीक है, पद, यानी कि जो आपकी वैदिक टीचिंग है, जो आपकी वैदिक लेवल की जो एजुकेशन है, वहाँ पे साउंड पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। इसलिए जो टीचिंग है वो भी आपकी ओरली हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पे आपको ओरल एजुकेशन मिलती थी और ओरल ही आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता था। ठीक है, चिंतन के माध्यम से आपको यहाँ पे पढ़ना होता था, यानी कि यहाँ पे आपको ओरली सुनना होता था और सिर्फ चिंतन करना होता था। चिंतन करना यानी कि अपने मन में ही उसको सोचना होता था, उसके बारे में थिंकिंग करनी होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओरली पढ़ाया जाता था और आपको चिंतन करना होता था। ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी कुछ सेरेमनीज हुआ करती थी। उन सेरेमनीज का नाम है उपन्यास सेरेमनी, ठीक है, विद्या आरंभ सेरेमनी। इन सेरेमनीज क्या होती है आपको इनको भी पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली हमारी विद्या आरंभ सेरेमनी। विद्या आरंभ सेरेमनी क्या होती है? व्हेन अ चाइल्ड रीच द एज ऑफ 5, तो आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन है विल स्टार्ट विद द सेरेमनी ऑफ विद्या आरंभ, यानी कि जब कोई बच्चा 5 साल की आयु का हो जाता था तो उसकी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो शुरू हो जाती थी उसकी सेरेमनी ऑफ विद्या आरंभ से, यानी कि फिर उसका जो विद्या आरंभ है, विद्या का जो आरंभ है वो शुरू हो जाता था उसकी 5 साल की आयु से। ठीक है, यानी कि जब बच्चा 5 साल का हो जाता था तो फिर वो केपेबल हो जाता था फॉर्मल एजुकेशन को लेने के लिए। ठीक है, फिर एक होती थी आपकी उपनयन सेरेमनी। उपनयन वॉज अ सेरेमनी बाय विच चाइल्ड इज कॉल्ड टू बी बॉर्न अगेन एट हिज गुरुज होम कॉल्ड दिविजय बॉर्न, यानी कि जो आपकी उपनयन सेरेमनी है, उपनयन सेरेमनी क्या होती थी? उपनयन सेरेमनी में ये माना जाता था कि जो एक चाइल्ड है उसका अपने गुरु के घर पे रीबर्थ हुआ है, यानी कि रीबॉर्न हुआ है वो। भाई एक तो हम नॉर्मली जो जनरल जो हम सब का बर्थ होता है, एक तो वो बर्थ हो गया, ठीक है, लेकिन उपनयन सेरेमनी में ये कंसीडर किया जाता था, ये माना जाता था कि जब कोई बच्चा अपने गुरु के घर पे जाता था, यानी कि गुरु के पास में जाता था शिक्षा लेने के लिए, तो वहाँ पे वो एक नया इंसान बन के आता था, नया इंसान बन के आता था। ठीक है, वहाँ पे उसका एक पुनर्जन्म होता था, वहाँ पे उसको नई शिक्षा मिलती थी, नई दीक्षा मिलती थी, तो वो एक नए इंसान के रूप में जन्मता था। इसलिए कहा जाता है कि जो उपनयन जो सेरेमनी है वहाँ उसके लिए कहा जाता है कि ये है ना आपकी क्या करता है, चाइल्ड जो है उसको गुरु के घर पे उसका रीबर्थ बताता है। ठीक है, ये होती है आपकी उपनयन सेरेमनी। और एक हो गई आपकी विद्या आरंभ सेरेमनी, जहाँ से आपकी विद्या का आरंभ होता है। ठीक है, और उपनयन सेरेमनी जो है, द सेरेमनी वॉज कंडक्टेड बिटवीन 8 to 12 ईयर पोस्ट विच वॉज द स्टूडेंट इज कॉल्ड ब्रह्मचारिणी। ठीक है, यानी कि जो आपकी उपनयन सेरेमनी है वो आपकी 8 से 12 साल के बीच में हुआ करती थी और इसके बाद में जो बच्चा है उसको ब्रह्मचारिणी के नाम से हम जानते थे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी उपनयन सेरेमनी और विद्या आरंभ सेरेमनी। यहाँ पे सब कुछ आपका हिंदी में भी दिया हुआ है कि उपनयन जो आपकी दीक्षा है, जो उपनयन सेरेमनी है वो क्या होती है। ठीक है, और फिर जो आपकी विद्या आरंभ सेरेमनी है वो क्या होती है। तो यहाँ पे कहा गया कि विद्या आरंभ समारोह के साथ शुरू होती थी। आपकी जो पढ़ाई है, जो आपकी औपचारिक शिक्षा जो है वो आपकी विद्या आरंभ सेरेमनी से शुरू हुआ करती थी। ठीक है, उपनयन एक संस्कार था जिसके द्वारा बच्चों को अपने गुरु के घर पर दोबारा जन्म लेने के लिए बुलाया जाता था। ठीक है, अपने गुरु के घर पे जाते थे वो लोग और ये माना जाता था कि वहाँ पे उनका रीबर्थ होगा, क्योंकि वो वहाँ पे अपने गुरु से नई शिक्षा को प्राप्त करेंगे इसलिए। ठीक है, जिसे द्विज जन्म कहा जाता था। क्या कहते थे उसको? द्विज जन्म कहते थे। ये समारोह 8 से 12 वर्ष की आयु के बीच आयोजित किया जाता था, जिसके बाद छात्र को ब्रह्मचारिणी कहा जाता था। और जो आपकी उपनयन सेरेमनी हुआ करती थी वो आपकी 8 से 12 वर्ष की आयु के बीच में हुआ करती थी और उसके बाद में जो आपका बच्चा होता था, यानी कि जो आपका चाइल्ड होता था, जो आपका स्टूडेंट होता था, जो छात्र होता था, उसको हम क्या कहते थे? ब्रह्मचारिणी के नाम से जानते थे। ठीक है, फिर क्या कहा गया है? फिर आपके और काफ़ी सारी सेरेमनी है। उत्सर्जन सेरेमनी हुआ करती थी, आपकी समावर्तना सेरेमनी, ये काफ़ी सारी आपकी सेरेमनीज हुआ करती थी। ठीक है, फिर है द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वाज आल्सो टेकन केयर, आल्सो द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा हेल्ड अ हाई पेडिस्टल, यानी कि यहाँ पे आपकी जो एंशिएंट एजुकेशन है वहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, यानी कि आपको प्रैक्टिकल जीवन के बारे में ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, द स्टूडेंट ऑफ आर्ट
लिटरेचर, फिलोसफी, गॉट द वर्किंग नॉलेज इन एग्रीकल्चर एंड अदर वोकेशनल एंड अदर वोकेशंस ऑफ लाइफ। यानी कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता था, आपको यहाँ पे आपकी लाइफ की प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी, आपको यहाँ पे ज्ञान के बारे में यानी कि आपके कर्म के बारे में ज्ञान दिया जाता था, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया जाता था, ठीक है। द मेन एम ऑफ टीचिंग वॉज सेल्फ फुलफिलमेंट, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल रादर देन जस्ट द मटीरियलिस्टिक एम, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एजुकेशन का एम है यानी कि एंशिएंट एजुकेशन में आपकी एजुकेशन का एम क्या था? सेल्फ फुलफिलमेंट, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, यानी कि आपके अध्यात्म को प्राप्त करना यहाँ की एजुकेशन का मेन उद्देश्य था, मेन एम था, ठीक है, बजाय मटीरियलिस्टिक एम के। मटीरियलिस्टिक क्या होता है? भौतिकवादी जो एम होता है ना, जैसे आजकल हमारा एम क्या होता है एजुकेशन का आजकल एम है कि सिर्फ क्लास को पढ़ लो, ठीक है, रट के पढ़ाई कर लो अपनी, फिर पेपर दे के आ जाओ, पेपर दे के आने के बाद में दूसरी क्लास के अंदर आ जाओ, ऐसे करके फिर पूरी अपनी स्कूल लाइफ को कंप्लीट कर लो, फिर ऐसे अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर आ जाओ और फिर ऐसे धीरे धीरे करके कंपटीशन की लाइफ में आ जाओ। फिर वही सब सही है ना, सेम सिस्टम चलेगा कि रट के पेपर दे के आ जाओ, उनको पास कर लो, अच्छे नंबर लेकर आ जाओ, सरकारी जॉब ले लो ताकि आपको पेंशन मिलती रहे, बाद में आपका बुढ़ापा जो है वो सेट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपकी मटीरियलिस्टिक एम है। लेकिन जो आपकी एंशिएंट एजुकेशन हुआ करती थी वहाँ पे जो आपकी एजुकेशन का एम है, जो एजुकेशन का उद्देश्य है, वो आपका सेल्फ फुलफिलमेंट और स्पिरिचुअल हुआ करता था, ठीक है। यानी कि आपको आध्यात्मिकता का ज्ञान मिलता था। सिर्फ ये नहीं होता था कि भाई एजुकेशन ले लो, आप सिर्फ रट के पेपर दे के आ जाओ, अच्छे नंबर लेकर आ जाओ, सरकारी जॉब ले लो, पेंशन ले लो, नहीं, वहाँ पे आपको आध्यात्मिकता का ज्ञान मिलता था। लेकिन यहाँ पे आपको आज के एजुकेशन में आपको मटीरियलिस्टिक एजुकेशन के बारे में सिखाया जाता है, मटीरियलिस्टिक एम के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। Their object was to attain salvation और मोक्ष through the education and religion। जो आपकी एंशिएंट एजुकेशन थी वहाँ का जो एम है वो आपका सेल्वेशन और मोक्ष लेना था। यानी कि एंशिएंट एजुकेशन में वैदिक पीरियड में जो आपकी शिक्षा दी जाती थी वो आपकी मोक्ष के लिए दी जाती थी कि भाई सबको मोक्ष की प्राप्ति हो, सबको सेल्वेशन मिले, मोक्ष मिले, ठीक है। लेकिन आज की क्या है? आज की शिक्षा हमको इसलिए दी जाती है ताकि हम सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ताकि हमको बाद में अच्छे से पेंशन मिलती रहे, हमारा बुढ़ापा जो है वो अच्छे से कट जाए, ठीक है। फिर वुमेन एजुकेशन वॉज ऑल्सो नॉट नेग्लेक्टेड एंड दे वर टॉट द वेदास एंड वेदांग, ठीक है। यानी कि जो आपकी वैदिक एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे विमेंस को भी एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है। अब आपसे एग्जाम के अंदर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि क्या वैदिक एजुकेशन में आपकी मैन और विमेन यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ही एजुकेशन दी जाती थी क्या? तो हाँ, ये बात सही है। आपकी मेंस को तो एजुकेशन मिलती ही थी, लेकिन साथ ही साथ आपकी विमेंस को भी एजुकेशन दी जाती थी वहाँ पे, ठीक है। दे वर कॉल्ड ऋषिकास, ठीक है। आपकी जो विमेन्स है उनको ऋषिकास कहा जाता था उस टाइम पे, ठीक है। अब आपके पास में दो क्लासेस आती थी एजुकेटेड विमेन की, यानी कि दो तरीके की आपके पास में वैदिक पीरियड में विमेन हुआ करती थी। एक हुआ करती थी सद्योद्वाहास और एक हुआ करती थी ब्रह्मवादिनीस, ठीक है। ये कौन होती थी? सद्योद्वाहास हुआ करती थी द विमेन हु स्टडीड टिल देयर मैरिज, ठीक है। और ब्रह्मवादिनीज हुआ करती थी हु रिन्यूंशिएट मैरिज ऑल टुगेदर टू परस्यू हायर स्टडीज। यानी कि एक तो हुआ करती थी सद्योद्वाहास जो क्या करती थी? सिर्फ पढ़ाई करती थी अपनी शादी तक, यानी कि जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है वो तब तक पढ़ाई करती थी, उसके बाद में जैसे ही उनकी शादी हो गई तो उनकी पढ़ाई जो है वो छूट जाती थी, ठीक है। लेकिन दूसरी होती थी आपकी ब्रह्मवादिनीज जो क्या करती थी? जो शादी ना करके पूरी अपनी लाइफ तक पढ़ाई करा करती थी। तो आपकी जो सद्योद्वाहास है उनकी पढ़ाई होती थी टिल द मैरिज, यानी कि जब तक उनकी शादी नहीं हुई तब तक उनकी पढ़ाई चलती थी। लेकिन ब्रह्मवादिनी शादी ना करके अपने आजीवन वो पढ़ाई करती थी, ठीक है। तो ये दो तरीके के आपके पास में विमेन्स देखने को मिलती है वैदिक पीरियड के अंदर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सब कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ है कि उत्सर्जन समारोह क्या होता है, ठीक है। फिर आपका जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवन के व्यवहारिक पहलू का भी ध्यान यहाँ पे रखा गया है, कर्म के सिद्धांत को भी उच्च स्थान दिया गया है, कला, साहित्य और दर्शन के छात्रों को कृषि और जीवन के अन्य व्यवसायों में कार्य साधन ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल भौतिकवादी लक्ष्य न होकर आत्मसंतुष्टि, बौद्धिक और आध्यात्मिक था। यानी कि यहाँ पे आपको जो यहाँ की जो शिक्षा का उद्देश्य है वो भौतिकवादी लक्ष्य नहीं था कि भाई सिर्फ एग्जाम दे लो, पास हो लो, नौकरी लग जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको आत्मीय संतुष्टि के लिए ज्ञान दिया जाता था, बौद्धिक संतुष्टि के लिए और आध्यात्मिकता के आपको आध्यात्मिकता का ज्ञान यहाँ पे मिलता था, ठीक है। उनका उद्देश्य शिक्षा और धर्म के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करना था। जो आपकी वैदिक एजुकेशन थी उसके एजुकेशन का मेजर एम क्या था? मोक्ष को प्राप्त करना, कि सभी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो, ठीक है, ना कि सिर्फ आपकी भौतिकवादी लक्ष्यों की प्राप्ति हो, ठीक है।
फिर महिला शिक्षा की भी उपेक्षा नहीं की गई है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपको महिला शिक्षा भी दी गई है, यानी कि यहाँ पे आपको विमेंस की भी एजुकेशन दी जाती थी, विमेंस को भी एजुकेशन दी जाती थी। ठीक है, फिर शिक्षित महिलाएं जो है वो यहाँ पे आपको दो वर्ग के अंदर देखने को मिलेगी। पहला वर्ग है आपका सद्योद्वाहस और दूसरा है आपका ब्रह्मवादिनी। सद्योद्वाहस क्या है? जो महिलाएं अपनी शादी तक ही पढ़ाई करा करती थी उनको हम सद्योद्वाहस कहते हैं। ठीक है, जो सिर्फ टिल द मैरिज पढ़ाई करती थी, शादी हो गई उसके बाद में उनकी पढ़ाई जो है वो छूट जाती थी। ठीक है, दूसरी है आपकी ब्रह्मवादिनी, जो उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए शादी की पूरी तरह से त्याग कर देती थी, यानी कि जो शादी ना करके सिर्फ एजुकेशन ही लेती थी, शादी को त्याग कर देती थी एजुकेशन के लिए। ठीक है, यानी कि शादी ना करके वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करती थी अपने आजीवन तक। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में भी। फिर अब हम चलते हैं भारतीय स्क्रिप्चर्स में कि भारतीय स्क्रिप्चर्स क्या है। तो हमारे पास में हमारे 4 वेदास हैं। ठीक है, कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ये 4 हमारे पास में वेदास हैं। फिर इसके ही 4 हमारे पास में उपवेद हैं। उपवेद कौन कौन से हैं? अर्थवेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और आयुर्वेद। ठीक है, फिर 6 हमारे पास में वेदांग हैं। वेदांग कौन कौन से हैं? व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गया, निरुक्त हो गया, शिक्षा हो गया, छंद है और कल्पसूत्रा है। ठीक है, फिर हमारे पास में दर्शन शास्त्र है। 6 हमारे पास में दर्शन शास्त्र है जो कि हमने लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़े हैं। पूर्व मीमांसा हो गया, न्याय है, वैशिष्ट है, सांख्य है, योग है और उत्तर मीमांसा है जिसको हम वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, फिर आपके सेक्शंस हैं वेदास के जिसको हम संहिता कहते हैं, ब्राह्मण और आर्यंकास यानी कि उपनिषद भी कहते हैं। फिर हमारे पास में इतिहास में रामायण और महाभारत है। ठीक है, ये 2 ग्रंथ हैं, गीता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी राइटिंग ऑफ आचार्यास लिखी हुई है। ये सब कुछ हमारी क्या है? ये सब कुछ हमारी भारतीय स्क्रिप्चर्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब द वेदास वर कंपोज्ड मेनली ड्यूरिंग 2 पीरियड, द अर्ली वैदिक पीरियड और द लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि जो वेदास का कॉम्पोजिशन हुआ है, वेदों की जो रचनाएं हुई है वो आपकी 2 कालों में हुई है। पहला काल है आपका वैदिक काल, ठीक है, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, यानी कि पहला है आपका अर्ली वैदिक पीरियड जो कि आपका 1500 से 1000 BCE तक था, जहाँ पे आपका ऋग्वेद को कंपोज किया गया था, यानी कि जहाँ पे आपकी ऋग्वेद की रचना की गई थी। ठीक है, दूसरा है आपका लेटर वैदिक पीरियड जो आपका है ना 1000 से 600 BCE तक था, जहाँ पे आपके जो बचे हुए वेदास हैं, 3 वेदास हैं, वहाँ पे उसका है ना उसको कंपोजिशन करी थी, यानी कि उसका आपका उसकी रचना हुई थी। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में तो सिर्फ आपके ऋग्वेद की रचना हुई है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आपके बचे हुए है ना वेदास की रचना हुई है। ठीक है, फिर द वैदिक लिटरेचर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, श्रुति एंड स्मृतिज, यानी कि जो आपका वैदिक लिटरेचर है उसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक है आपका श्रुतिज, एक है आपकी स्मृतिज। श्रुति यानी कि सुनना, ठीक है, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को सुनते हैं, और एक है आपकी स्मृति। स्मृति यानी कि मेमोराइज करना, उसको याद रखना। ठीक है, इट कंप्राइजेज वेदांग, यहाँ पे आपके वेदांग आते हैं 6 हमने देख ली। षड दर्शन आते हैं, जो आपके 6 हमने लॉजिकल रीजनिंग में षड दर्शन देखे थे वही है यहाँ पे। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, वैशिष्ट, ये सब कुछ। ठीक है, फिर आपके वेदास आते हैं, उपवेदास आते हैं आपके। ठीक है, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी अभी देख लिया है। अब हम चलते हैं ऋग्वेद के ऊपर। ऋग्वेद क्या है? इट इज़ दी ऑर्गेनाइज इन 10 बुक्स, ये 10 बुक्स के अंदर ऑर्गेनाइज किए गए हैं जिनको हम मंडल्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी 1028 हाइम्स है ऋग्वेद के अंदर, यानी कि 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है आपका ऋग्वेद, जिसको हम मंडल के नाम से जानते हैं। और इसमें 1028 भजन शामिल है। हाइम्स मतलब भजन शामिल है ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, फिर है आपकी यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद मीन्स सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज एंड यजुर्वेदा इज द बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। यहाँ पे आपको प्रेयर्स देखने को मिलेगी, जो भी हम यज्ञ वगैरह करते हैं वो आपके यजुर्वेद के अंदर मेंशन है। ठीक है, फिर है आपका सामवेद। साम मीन्स मेलोडी एंड इट कंटेन्स द रिदमिक कॉम्पिलेशन ऑफ हायम्स ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेद में जो भी आपके मंत्र वगैरह बताए हुए हैं, जो भी आपके भजन बताए हुए हैं, उनको रिदमिक फॉर्म के अंदर आपके सामवेद में बताए हुए हैं, यानी कि म्यूजिकल फॉर्म के अंदर ऋग्वेद के जितने भी आपके मंत्र वगैरह हैं वो सभी म्यूजिकल फॉर्म के अंदर आपके सामवेद में बताए हुए हैं। ठीक है, और आपके यजुर्वेद में क्या है? जितने भी हम यज्ञ हवन वगैरह करते हैं वो सब आपके यजुर्वेद के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद कंटेन द मैजिकल स्पेल्स इनकॉर्पोरेट मच ऑफ अर्ली ट्रेडिशन ऑफ हीलिंग। यहाँ पे आपकी मैजिकल स्पेल्स वगैरह आती है। ठीक है, और अथर्ववेद को काफी टाइम तक पहले वेद नहीं माना गया था, लेकिन फिर बाद में हम इसको भी वेद कंसीडर करने लग गए हैं। तो अब हमारे पास में टोटल 4 वेद हो गए हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपका यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि यजुर्वेद क्या है। यजुर्वेद में हम यज्ञ वगैरह करते हैं, ये आपका यज्ञ सूत्र है। ठीक है, सामवेद क्या है? सामवेद में जो भी आपकी है ना ऋग्वेद के अंदर जो भी आपके हाइम्स यानी कि जो भी आपके भजन है उसको यहाँ पे लयबद्ध संकलन शामिल है आपका सामवेद के अंदर। ठीक है, यानी कि उसका म्यूजिकल फॉर्म आपको मिलेगा सामवेद के अंदर। फिर है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है उसमें आपके जादुई मंत्र शामिल होते हैं। ठीक है, मैजिकल स्पेल्स जो है वो आपके अथर्ववेद के अंदर आती है। ठीक है,
फिर 4 गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारी ह्यूमन लाइफ के 4 गोल्स क्या थे, जो एंशिएंट एजुकेशन थी यानी कि जो हमारा वैदिक पीरियड था वहाँ पे ह्यूमन लाइफ के 4 गोल क्या थे, मानव जीवन के 4 लक्ष्य क्या थे। तो हमसे हमारा सबसे पहला गोल था अर्थ, ठीक है, सबसे हमारा पहला गोल अर्थ है, फिर काम, फिर धर्म और फिर मोक्ष, ठीक है। यानी कि अभी जो हमारा पहला गोल है वो है अर्थ, फिर हमारा काम यानी कि प्लेजर, फिर हमारा धर्म और फिर आता है हमारा मोक्ष। आज के टाइम का बता रही हूँ, लेकिन जो एंशिएंट एजुकेशन है, जो वैदिक पीरियड है, वहाँ पे हमारे जो प्राइमरी गोल्स थे वो थे हमारे मोक्ष और धर्म, यानी कि सबसे पहले हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी थी। इसलिए जो वहाँ की एजुकेशन है उसका भी मेजर उद्देश्य क्या था, मोक्ष की प्राप्ति करना, लिबरेशन यानी कि सेलिब्रेशन को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, ठीक है। उसके बाद में हम धर्म वगैरह के बारे में सोचते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा काम यानी कि जो हमारा प्लेजर आता है उसके बारे में हम सोचते थे, और फिर उसके बाद में हम अर्थ यानी कि हम पैसा कमाने के बारे में सोचते थे। लेकिन आज हम सबसे पहले पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं और मोक्ष के बारे में तो कोई सोचता भी नहीं है, ठीक है। तो आज के टाइम पे हमारे जो गोल्स है वो यहाँ से शुरू होंगे, लेकिन पुराने टाइम में जो गोल्स है वो आपके मोक्ष से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। ये हमारा पहला गोल हुआ करता था मोक्ष का, धर्म का दूसरा, काम यानी कि प्लेजर का तीसरा गोल था, और चौथा गोल था हमारा अर्थ का सबसे लास्ट के अंदर, वैदिक पीरियड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि मानव जीवन के 4 लक्ष्य कौन कौन से थे वैदिक पीरियड में। सबसे पहला था मोक्ष की प्राप्ति करना, फिर धर्म, फिर काम सुख यानी कि प्लेजर, और फिर आएगा आपका अर्थ सुख यानी कि पैसा कमाना, ठीक है। लेकिन आज क्या है, आज सबसे पहला है अर्थ यानी कि पैसा कमाना, फिर है काम प्लेजर, फिर है आपका धर्म और फिर है आपका मोक्ष। मोक्ष के बारे में तो आजकल कोई सोचता भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपके 4 लक्ष्य हैं आपके मानव जीवन के, ठीक। अब आपकी है द एम ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो आपका एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था उसका एम क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। सबसे पहला उसका उद्देश्य था अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ मोक्ष यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना। एंशिएंट इंडियंस बिलीव्ड इन द अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन एज द अल्टीमेट एम, यानी कि जो आपके इंडियन जो एंशिएंट इंडियन पीपल थे वो क्या मानते थे, वो आपके है ना अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन को उनका अल्टीमेट एम मानते थे। अभी मैंने आपको बताया ना, सबसे अल्टीमेट एम क्या था, मोक्ष को प्राप्त करना यानी कि लिबरेशन को प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति को ही वो अपना सर्वोच्च धर्म मानते थे, ठीक है। तो सबसे पहला एम क्या हो गया, मोक्ष की प्राप्ति करना। दूसरा कैरेक्टर शेपिंग यानी कि द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट फॉर्म लाइक रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, ये सब कुछ वहाँ पे मेजर एम थे एजुकेशन के। एजुकेशन का एक और क्या एम था, कैरेक्टर शेपिंग यानी कि आपके जो कैरेक्टर है उसका निर्माण करना, ठीक है, चरित्र का निर्माण करना भी वहाँ पे एक मेजर एम हुआ करता था एजुकेशन का, जहाँ पे एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता था, ऑनेस्टी सिखाई जाती थी, ट्रूथफुलनेस सिखाई जाती थी कि हम कैसे दूसरों को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, कैसे हमारे अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, धर्म होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें भी आपकी एजुकेशन के माध्यम से सिखाई जाती थी वहाँ पे, ठीक है। फिर अगला क्या बताया हुआ है, इम्पार्टिंग रिलीजियस नॉलेज, द एजुकेशन हैड एन एथिकल साइड टू इट सो द स्पिरिचुअलिटी कुड बी इन्वेस्टेड इन द प्यूपिल, यानी कि आपको एंशिएंट पीरियड में एजुकेशन के माध्यम से रिलीजियस नॉलेज भी दी जाती थी, आपको आपके धर्म का ज्ञान भी दिया जाता था, ताकि सभी लोगों के अंदर थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी भी रहे, आध्यात्मिकता का ज्ञान भी उनके अंदर रहे, ठीक है। फिर है स्ट्रेस ऑन सोशल ड्यूटीज, आपकी जो सोशल ड्यूटीज है, जो आपके मॉरल कर्तव्य हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा स्ट्रेस किया जाता था। आपको अपने मॉरल कर्तव्यों के बारे में भी पता होना चाहिए, ये भी एक मेजर एम था पहले जो आपकी एंशिएंट एजुकेशन है उसका, ठीक है। द स्टूडेंट वॉज टॉट टू बी प्लेइंग द रोल ऑफ फादर, सन, मदर, हस्बैंड, ही मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिविल ड्यूटीज टू, यानी कि वहाँ पे आपको अपनी जो सिविल ड्यूटीज है, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, उनके बारे में भी सिखाया जाता था, ठीक है। फिर अगला एजुकेशन का एम क्या था, डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनैलिटी, द टीचिंग वॉज नॉट लिमिटेड टू द प्रैक्टिकल एंड मॉरल एस्पेक्ट, द स्टूडेंट वर ट्रेन टू डेवलप देयर ओवरऑल पर्सनैलिटी इन टर्म ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रिलायंस। आपको वहाँ पे ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट किया जाता था एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। आपको वहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रिलायंस के बारे में सिखाया जाता था, यानी कि जो आपकी एंशिएंट एजुकेशन है उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था, ओवरऑल डेवलपमेंट करना, एक किसी विद्यार्थी का, किसी स्टूडेंट का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना वहाँ की एजुकेशन का मेजर उद्देश्य था, एम था, ठीक है। फिर अगला एम क्या था, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ रिच कल्चर, यानी कि द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड ऑन प्रिवेलिंग द कल्चर एंड प्रोटेक्टिंग इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। जो हमारा रिच कल्चर है, जो हमारा संस्कृति है, उसको प्रिजर्व करके रखना, उसको बचा के रखना और उसको प्रमोट करना भी आपको वहाँ पे सिखाया जाता था, यानी कि हमारी संस्कृति के बारे में भी आपको एंशिएंट एजुकेशन के अंदर सिखाया जाता था। ये भी आपकी एजुकेशन का एक मेजर एम हुआ करता था, उद्देश्य हुआ करता था, ठीक है। सब कुछ आपके हिंदी में भी दिया हुआ है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य क्या थे। सबसे पहले है मोक्ष का अंतिम, मोक्ष ही उनका अंतिम उद्देश्य था, ठीक है।
दूसरा है चरित्र का निर्माण करना, आपको वहाँ पे अपने कैरेक्टर शेपिंग के बारे में बताया जाता था। फिर धार्मिक ज्ञान की भी आपको वहाँ पे है ना आपको प्राप्त किया जाता था, यानी कि धार्मिक ज्ञान का भी आपको है ना नॉलेज दी जाती थी वहाँ पे। सामाजिक कर्तव्यों के ऊपर भी बल दिया जाता था, आपकी जो सोशल मॉरल जो ड्यूटीज़ है समाज के प्रति, अपने है ना धर्म कर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति, वो भी आपको सिखाया जाता था। आपको वहाँ पे ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता था और आपको समृद्ध संस्कृति का संरक्षण और आपका संवर्धन भी बताया जाता था, यानी कि हमको कैसे हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है और उसको हमको प्रमोट कैसे करना है, वो भी आपको वहाँ पे सिखाया जाता था आपकी एंशिएंट एजुकेशन के अंदर। ठीक है, फिर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के मेथड क्या हुआ करते थे, यानी कि निर्देश के तरीके कौन कौन से हुआ करते थे एंशिएंट एजुकेशन में। एजुकेशन वाज इम्पार्टेड थ्रू द थ्री सिंपल तरीकों से आपको वहाँ पे एजुकेशन मिलती थी, श्रवण, मनन और निध्यासन। ठीक है, श्रवण यानी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग द वर्ड्स कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ टीचर, टीचर के माउथ से जो भी शब्द आ रहे हैं उनको सिर्फ सुनना होता है आपका श्रवण। ठीक है, दूसरा है आपका मनन। मनन क्या है, इट मेक पीपल टू थिंक फॉर हिमसेल्फ एंड इवेल्युएट द टीचिंग बाय हिमसेल्फ, इट इज कॉल्ड द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ द टीचिंग। जो भी टीचर ने आपको पढ़ाया है, जो भी ज्ञान आपको गुरु ने दिया है, जो भी उनके मुंह से जो भी शब्द निकले हैं जिनको आपने सुना है, अब आप क्या करोगे, अकेले में बैठ के उनका मनन करोगे, अपने दिमाग में उसको सोचोगे। ठीक है, उसका आप है ना थिंकिंग करोगे, थिंकिंग वाला स्टेज आता है आपका मनन के अंदर। और फिर आता है आपका निध्याध्यासन। निध्याध्यासन क्या होता है, इट इज द कॉम्प्रिहेंशन द ट्रूथ एंड द अप्लाइंग इट टू द रियल वर्ल्ड, यानी कि जो भी आपने ज्ञान को प्राप्त किया है उसको अपने रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना होता है, निध्याध्यासन। ठीक है, तो आपको जो एजुकेशन है उसके 3 मेथड हुआ करते थे, 3 तरीकों से आपको वहाँ पे एजुकेशन मिलती थी, श्रवण, मनन और निध्यासन। श्रवण यानी कि जो भी आपका गुरु के मुंह से चीज़ें आई है उनको आप सुनोगे, मनन यानी कि उनको आप क्या करोगे, थिंक करोगे, अपने मन के अंदर उसको सोचोगे, उसका विचार करोगे, और फिर निध्याध्यासन यानी कि उनको अपने जीवन के अंदर अप्लाई करोगे। ठीक है, श्रुति और स्मृतिज क्या है, श्रुति है यानी कि सिर्फ सुनना और स्मृतिज है मेमोरी, उनको अपने दिमाग में रखना, मेमोराइज करना। ठीक है, ये सब कुछ आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है। शिक्षा 3 सरल तरीकों से आपको प्रदान की जाती थी, श्रवण तरीके से और मनन तरीके से और एक आपका निध्याध्यासन तरीके से। ठीक है, फिर है आपका इवेल्युएशन सिस्टम, यानी कि मूल्यांकन तंत्र कैसा था आपका एंशिएंट एजुकेशन में। जो मूल्यांकन तंत्र है वहाँ पे आपके 3 तरीके की मूल्यांकन हुआ करते थे। सबसे पहला है आपका महाप्रजनन ग्रेड, दूसरा है मध्यम प्रजनन ग्रेड और तीसरा है अल्प प्रजनन ग्रेड। ठीक है, यानी कि द स्टूडेंट ऑफ हाईएस्ट एबिलिटी, जो बच्चे काफ़ी हाईएस्ट एबिलिटी के हुआ करते थे, यानी कि उच्चतम क्षमता वाले जो छात्र हुआ करते थे उनको हम महाप्रजनन ग्रेड से इवेल्युएट करते थे, मूल्यांकन करते थे। जो हाईएस्ट एबिलिटी के स्टूडेंट होते थे उनका हम मूल्यांकन करते थे महाप्रजनन ग्रेड के माध्यम से। जो बच्चे मीडियोकर एबिलिटी वाले होते थे, यानी कि मिडिक आपके है ना जो मीडियम एबिलिटी वाले स्टूडेंट हुआ करते थे, उनको हम मध्यम प्रजनन ग्रेड के माध्यम से उनका मूल्यांकन करते थे, इवेल्युएशन करते थे। और स्टूडेंट ऑफ लो एबिलिटी, यानी कि जो लो एबिलिटी वाले स्टूडेंट होते थे, जो थोड़े से कमजोर हुआ करते थे, वीक हुआ करते थे, उनको हम अल्प प्रजनन ग्रेड के है ना ग्रेड के माध्यम से उनका मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन किया करते थे। तो ये 3 तरीके थे आपके इवेल्युएशन के। महाप्रजनन जो आपके है ना हाईएस्ट एबिलिटी वाले बच्चे होते थे उनके लिए, मध्यम प्रजनन जो आपके मीडियोकर एबिलिटी वाले होते थे उनके लिए, और अल्प प्रजनन जो आपकी लो एबिलिटी वाले होते थे उनके लिए। ठीक है, आपके यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है। महाप्रजनन उच्चतम क्षमता वाले छात्रों के लिए, मध्यम प्रजनन औसत क्षमता वाले छात्रों के लिए और अल्प प्रजनन कम क्षमता वाले छात्रों के लिए किया जाता था। ये 3 मूल्यांकन के तरीके थे आपकी एंशिएंट एजुकेशन के। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई उच्चतम क्षमता वाले छात्रों को हम किस तरीके से उनका मूल्यांकन करते थे, या फिर मूल्यांकन के कौन कौन से 3 तरीके थे, या फिर मूल्यांकन के कितने तरीके थे, 3 थे, 4, 5, 6 कितने थे। तो आपसे ऐसे भी करके क्वेश्चन बन सकता है। आपको इन तीनों नामों को याद करना है और कौन सा कौन से टाइप ऑफ स्टूडेंट के लिए है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ का। जो भी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है वो तो हमने देख लिया कि कैसे क्या एजुकेशन मिलती थी। अब हम करेंगे एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि कुछ जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ दी हुई है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। सबसे पहली आती है आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है लोकेटेड इन द सिटी ऑफ तक्षशिला, जो कि मॉडर्न पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ गांधार। गांधार जो किंगडम है उसकी ये कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, नोन फॉर साइंस स्पेशली मेडिसिन एंड मिलिट्री, यानी कि जो आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो साइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती थी और स्पेशली मेडिसिन के लिए और मिलिट्री के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी एडमिशन लेने की मिनिमम जो एज है वो आपकी 16+ होनी चाहिए, यानी कि आप 16 साल के होने चाहिए, तभी आप तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे कोई भी आपका एग्जाम सिस्टम नहीं था, यानी कि नो एग्जाम सिस्टम प्रिवेल्स है, यानी कि तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे कोई भी तरीके का आपका
एग्जाम सिस्टम नहीं हुआ करता था। यहाँ पे आपको टोटल 68 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे तक्षशिला के अंदर, ठीक है। फिर पन्निनी हो गए, चरक हो गए, कौटिल्य, विष्णु शर्मा, कुमार लता, कौसाला किंग जो पैसंडी के हैं, वो सब आपके जो है ना तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उससे जुड़े हुए हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि चरक जो है या फिर कौटिल्य जो है, कौसाला किंग जो पैसंडी के हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। तो ये सभी आपके तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यूनेस्को ने जो आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उसको 1980 के अंदर यानी कि 1980 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करा है, ठीक है। अभी आपकी 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है इंडिया को लेकर, आपकी कौन कौन सी है अगर आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। लेकिन तक्षशिला को यूनेस्को ने कब बताया था, 1980 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया था, ठीक है। तो ये हो गई आपकी तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पे सब कुछ आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है कि तक्षशिला जो है वो आपके आधुनिक पाकिस्तान यानी कि जो प्रेजेंट में आपका पाकिस्तान है वहाँ पे स्थित है, ठीक है। इसकी जो न्यूनतम आयु है यहाँ पे एडमिशन लेने की वो आपकी 16 साल है। यहाँ पे कोई भी आपका एजुकेशन है ना, एजुकेशन के लिए यानी कि आप यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता था, ठीक है। 68 विषय आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। और फिर पन्ननी, चरक, कौटिल्य ये सब आपके तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। और यूनेस्को ने इसको 1990 के अंदर विश्व धरोहर स्थल जो है वो घोषित किया था, ठीक है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। फिर दूसरी है आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि आपकी बिहार के अंदर सिचुएटेड है। कुमार गुप्त फर्स्ट जो है उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, यानी कि कुमार गुप्ता प्रथम ने जो आपकी नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना करी थी, उसको फाउंड किया था, ठीक है। इट ओनली टॉट बुद्धिज्म ब्रांच जो है वो ये पढ़ाती है, ठीक है। महायान बुद्धिज्म के अंदर जो आपका महायान ब्रांच है वहाँ उसकी पढ़ाई होती है आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। इट गॉट फेमस एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन, यानी कि जो आपके किंग हर्षवर्धन है उनके टाइम पे जो आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी, ठीक है। जो आपके हर्षवर्धन है उनके टाइम पे आपके हुएनसांग भी आए थे, जो इनके है ना राज्य के अंदर आए थे, इनके किंगडम के अंदर आए थे। और जब हुएनसांग यहाँ से वापस गए अपनी कंट्री यानी कि चाइना, वो जब वापस गए तो उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था, ठीक है। 8 बिग हॉल्स, 300 चैम्बर्स एंड 10,000 प्रोफेसर्स एंड 200 स्टूडेंट्स आपकी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है यहाँ पे थे। यानी कि यहाँ पे आपको 8 बड़े बड़े हॉल्स देखने को मिलेंगे, 300 बड़े बड़े चैम्बर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको 10,000 से भी ज़्यादा प्रोफेसर्स देखने को मिलेंगे और 200 से भी ज़्यादा यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स थे। यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे और आज के टाइम पे भी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ह्यूज लाइब्रेरी, एक काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी थी जिसको हम धर्मगुंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे रत्न सागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि ये 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। इन बिल्डिंग्स के नाम है ये रत्न सागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि, आपको याद रखने हैं, ठीक है। धर्मगुंज तो लाइब्रेरी का नाम है और 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का नाम है रत्न सागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि, ठीक है। यहाँ पे जो इंचार्ज हुआ करते थे एडमिशन के उनको हम द्वारपंडी कहते हैं और जो चांसलर हुआ करते थे यूनिवर्सिटी के उनको हम शिबद्र के नाम से जानते थे, ठीक है। मैं काफ़ी शॉर्ट के अंदर आपके लिए नोट्स लेकर आई हूँ, पॉइंटों के अंदर लेकर आई हूँ, काफ़ी बड़ी बड़ी मैंने कहानियाँ नहीं लिखी यहाँ पे। जो पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करना चाहिए, जो आपको पढ़ना चाहिए, सिर्फ वही लेकर आई हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे भी कोई फीस सिस्टम आपका नहीं था, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी में आपको कुछ भी फीस वगैरह आपको नहीं पे करनी पड़ती थी, ठीक है। और बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करवा दिया था और यूनेस्को ने 2016 के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करा था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है इसको तो 1980 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करा है यूनेस्को ने, यानी कि यूनेस्को ने इसको 1980 के अंदर विश्व धरोहर का है ना स्थल घोषित करा है। और जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी है इसको 2016 के अंदर आपकी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करी है, ठीक है। अब जो आपकी बख्तियार खिलजी है इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करवा दिया था, ठीक है। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है, आई होप आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो मैं बता देती हूँ। क्या हुआ था, जो आपके बख्तियार खिलजी है उनको कुछ बीमारी हो गई थी, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे, ठीक है। अब वो बीमार हो गए तो उनके राज्य में किसी ने उनसे कहा कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी जाओ, वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े और अच्छे आपको नॉलेजेबल प्रोफेसर्स मिलेंगे, वो आपको आपकी बीमारी का कुछ ना कुछ इलाज बता ही देंगे। उनको पता नहीं कुछ बीमारी हो गई थी जो काफ़ी टाइम से लंबे समय तक है ना उनसे वो उस बीमारी से पीड़ित थे और वो बीमारी उनकी ठीक भी नहीं हो रही थी। तो किसी ने कहा कि भाई आप नालंदा यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ पे काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल आपको प्रोफेसर्स मिलेंगे, वो आपकी बीमारी
बीमारी का आपको कुछ ना कुछ इलाज जो है वो बता ही देंगे, ठीक है। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे किसी ने इनको कहा कि भाई आप ये मेडिसिन ले लो या फिर वो मेडिसिन ले लो, तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं लूंगा किसी की भी ऐसे बताई हुई मेडिसिन, ठीक है। तो फिर किसी एक आचार्य ने इनको एक बुक दी, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई आप चलो मेडिसिन नहीं ले सकते तो आप बुक को तो पढ़ सकते हो ना, हमारी बताई हुई किताब तो आप पढ़ सकते हो, इतना तो कर सकते हो। तो इन्होंने कहा भाई ठीक है, हाँ इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, मैं किताब को तो पढ़ ही लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको डेली इस किताब का एक पेपर पढ़ना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप एक ही दिन के अंदर पूरी की पूरी किताब को पढ़ जाओ, नहीं, आपको डेली एक किताब का सिर्फ एक पेपर पढ़ना है, ठीक है। जब पूरी किताब खत्म हो जाए तो आप फिर बाद में आके आप खुद ही आके हमको बताओगे कि भाई क्या हुआ है, क्या कंडीशन रही है आपकी, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है भाई किताब तो पढ़ लूंगा मैं। अब वो अपने घर पे गए उस किताब को लेकर, अब वो डेली उस किताब का एक पेपर पढ़ते थे। उन्होंने देखा कि जैसे ही उनकी किताब खत्म हुई वैसे ही उनकी जो बीमारी थी, यानी कि जैसे उन्होंने जो किताब रीड करना खत्म हो गई, पूरी किताब उन्होंने फिनिश कर दी रीड करके, तो जो उनकी बीमारी थी वो भी गायब हो गई, वो भी खत्म हो गई। तो उनको थोड़ा ऐसे शौक हुआ, उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग हो गया कि भाई ये क्या हो गया, मैंने पूरी किताब भी पढ़ाई मेरी पूरी खत्म हो गई, पूरी किताब भी मैंने पढ़ ली, और जैसे ही मैंने किताब पढ़ना खत्म करा वैसे ही जो मेरी बीमारी थी वो भी जड़ से चली गई, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। उसमें ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि जैसे ही मैंने किताब खत्म करी पढ़ना और मेरी बीमारी भी चली गई। तो इनको लगा कि भाई इनके अंदर क्यूरियोसिटी जगी कि भाई अब तो मेरे को वापस जाना पड़ेगा नालंदा यूनिवर्सिटी में और पूछना पड़ेगा कि भाई आपने ऐसा क्या करा जो मेरी जो बीमारी है वो जड़ से चली गई। तो फिर किसी ने इनको बताया कि भाई जो आचार्य थे जिन्होंने इनको वो किताब दी थी, उन्होंने क्या करा था, जो किताब का जो पेपर था उस पेपर के लास्ट में उन्होंने हर एक पेपर के लास्ट में एक एक जो बूंद आपकी दवाई की होती है वो हर एक ड्रॉप उन्होंने पेपर के लास्ट पे लगा रखी थी। अब जो पहले के टाइम पे लोग जो है किताबों को पढ़ते थे तो वो कैसे पढ़ते थे, ऐसे लिख कर करके किताब को पढ़ते थे, ठीक है। तो इन्होंने भी उसी तरीके से किताब को पढ़ा। तो जब भी ये लिख करते थे तो जो आपकी किताब का जो लास्ट पेपर में जो दवाई लगी हुई थी उसका एक एक डोज डेली इनके पेट में जाता रहा, और जैसे ही डेली इनको डोज मिलता था वैसे ही इनकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो गई। तो ये रीजन था जिसकी वजह से बख्तियार खिलजी की जो बीमारी है वो ठीक हो गई। अब इनको गुस्सा आया, इनको लगा कि यार ऐसे तो इन्होंने मेरे साथ में चीटिंग करी है, मेरे को चीटिंग करके दवाई दी है। तो फिर गुस्से में आके इन्होंने क्या करा, नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये कहानी है पूरी कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने किस तरीके से डिस्ट्रॉय करा, ठीक है। आई होप आपने सुन रखी होगी, अगर नहीं सुन रखी होगी तो अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई पूरी कंप्लीट। हर्षवर्धन के टाइम पे यहाँ पे सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन के टाइम पे ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई थी, यानी कि फेमस हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे आपको 8 बड़े बड़े हॉल देखने को मिलेंगे, 300 बड़े बड़े आपको यहाँ पे कक्ष देखने को मिलेंगे, 10,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रोफेसर्स थे और 200 से भी ज़्यादा यहाँ पे छात्र हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पे एक ह्यूज लाइब्रेरी जिसका नाम है धर्मगुंज, और आपके 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जिसका नाम है रत्न सागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने 2016 के अंदर इसको विश्व धरोहर स्थल का है ना इसको घोषित करा, ठीक है। ये आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट हो गई। अगली है आपकी वल्लभी यूनिवर्सिटी जो कि आपकी गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। ये आपको बुद्धिज्म का जो हीनयान ब्रांच है वो आपको ये पढ़ाती है वल्लभी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगली है आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि बैंक ऑफ गंगा पे सिचुएटेड है, गंगा के किनारे जो सिचुएटेड है। वज्रयान ऑफ बुद्धिज्म वॉज टॉट, ये आपको बुद्धिज्म का जो वज्रयान ब्रांच है उसकी शिक्षा यहाँ पे आपको मिलती थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जो कि किंग धर्मपाल ने इसका स्थापना करी थी, इसको इस्टेब्लिश करा था, ठीक है। यहाँ पे आपको तंत्र शास्त्र के लिए ये काफी ज्यादा फेमस थी, और इसको भी आपकी बख्तियार जो खिलजी है उन्होंने इस वाली यूनिवर्सिटी को भी यानी कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। ये आपके तिब्बत कनेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर एक है आपकी ओडंतपुरी यूनिवर्सिटी जिसको है ना गोपाला किंग ने इस्टेब्लिश करा था, इसकी स्थापना करी थी। एक है जगद्दला यूनिवर्सिटी जो कि रामपाल किंग ने इसकी स्थापना करी थी, और एक है आपकी अनियरम यूनिवर्सिटी जो कि आपकी तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। तो बाकी यूनिवर्सिटी के आपको इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आप तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला इनके बारे में भी पढ़ लोगे ना जो इंपॉर्टेंट है जिससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो भी आपका अगर कोई 1-2 क्वेश्चन बनता है ऐसे टॉपिक से तो आपके वो क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ है। वल्लभी जो है वो आपकी गुजरात में सिचुएटेड है। फिर आपकी विक्रमशिला जो है वो आपकी गंगा के तट पर है, ठीक है। फिर आपकी है ना इसको भी है ना बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय करा दिया था। फिर आपकी ओडंतपुरी यूनिवर्सिटी है जिसको गोपाला जो किंग है उन्होंने इसका स्थापना करी थी। फिर आपकी जगद्दला विश्वविद्यालय के रामपाल राजा ने है ना स्थापना करी थी। और फिर है एक आपकी अन्नायारम यूनिवर्सिटी जो कि आपकी तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। तो ये सभी आपकी यूनिवर्सिटीज भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा प्री इंडिपेंडेंस वाली एजुकेशन, कि भाई इंडिपेंडेंस से पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या एवोल्यूशन हुआ, हम उसको पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं 1600 से। 1600 में क्या हुआ? 1600 में जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, हमारी मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में आके और अपना जो ट्रेडिंग है उसको स्टार्ट कर दी थी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के अंदर इंडिया के अंदर आई थी। ठीक है, और 1600 के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए आई थी। उसको सिर्फ यहाँ पे आके व्यापार करना था। उसको ये नहीं पता था कि भाई इंडिया में आने के बाद में ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे साथ में कि हम इंडिया पे डोमिनेट करने लग जाएंगे, हम इंडिया के अंदर ही रूल करने लग जाएंगे, इंडिया के लोगों पे ही। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ये नहीं पता था, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए ही आई थी। लेकिन देखते देखते जो भी कुछ हुआ वो सब हमको पता है कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने कैसे हम लोगों के ऊपर राज किया। ठीक है, तो 1600 के अंदर आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे जो डोमिनेशन है वो इंडियंस के ऊपर और इंडिया के ऊपर बढ़ने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपना है ना राज हमारे ऊपर जमाने लगी। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के डोमिनेशन को रोकने के लिए और कंट्रोल में करने के लिए ब्रिटिशर्स ने यानी कि इंग्लैंड वासियों ने काफ़ी सारे चार्टर एक्ट्स निकाले। ठीक है, अब उन चार्टर एक्ट्स को हमको पढ़ना है। ऐसे तो काफ़ी सारे चार्टर एक्ट हैं, हम सबको नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है, जो हमारे हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, या फिर जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं, हम सिर्फ उनको ही पढ़ेंगे, हम सबको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ना ही हम सबको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो एजुकेशन से रिलेटेड है हम सिर्फ उन्हीं चार्टर एक्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा सबसे पहला चार्टर एक्ट आता है आपका 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 से आपके एजुकेशन की शुरुआत, मान लो आपकी 1813 वाला जो चार्टर एक्ट है वहां से आपके एजुकेशन की शुरुआत होना शुरू हो गई थी। ठीक है, अब 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसके अंदर क्या हुआ था? इसके अंदर हमारी एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए निकाले गए थे कि हम क्या करेंगे, इंडियंस की एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए हर साल रख देंगे और फिर उस पैसे को हम इंडियंस के ऊपर एजुकेशन में लगाएंगे। अब आपको क्या लगता है, ब्रिटिशर्स हमको एजुकेट करना चाहते थे? क्या वो बहुत ही भले लोग थे क्या, जो हमारी भलाई करना चाहते थे, हमको पढ़ा लिखा के बहुत ही अमीर है ना अच्छा इंसान बनाना चाहते थे? नहीं, वो हमको इसलिए पढ़ा लिखाना चाहते थे। और पढ़ाने का ये मतलब नहीं कि वो हमको बहुत ही ज़्यादा है ना अच्छे प्रोफेशनल एजुकेशन देना चाहते थे, नहीं, वो सिर्फ हमको उतना ही पढ़ाना चाहते थे जितना कि हम उनके काम आ सके। यानी कि जितना वो हमको पढ़ाएंगे उतना हम थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स की हेल्प कर सकते हैं उनके काम के लिए। तो सिर्फ वो हमको उतना ही पढ़ाते थे जितनी कि हम उनकी मदद कर पाएँ, और वो इसीलिए पढ़ाते थे ताकि इंडियंस जो है वो उनको समझ पाएँ, उनकी भाषा समझ पाएँ, उनके काम करने के तौर तरीके को समझ पाएँ। उन्होंने सिर्फ इसी पर्पस से एजुकेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करी थी। बाकी और कोई उनका ये मकसद नहीं था कि हमको पढ़ा लिखा के इंडिया को बहुत ही एजुकेटेड डेवलप्ड नेशन बनाना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो 1813 में क्या हुआ था? 1813 के चार्टर एक्ट में हुआ था कि उन्होंने 1 लाख रुपए रख दिए थे कि 1 लाख रुपए हम हर साल साइड में रखेंगे जहाँ पे हम इंडियंस को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हुई थी, आपके 2 ग्रुप्स के अंदर बट गए थे। जितने भी लोग हैं वो सब आपके 2 भागों में बट गए थे, 2 ग्रुप्स के अंदर बट गए थे। ठीक है, एक थे आपके एंजलिस्ट और दूसरे थे आपके ओरिएंटलिस्ट। एंजलिस्ट कौन थे? एंजलिस्ट थे जो ये बिलीव करते थे कि हमको इंडियंस को सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन देनी चाहिए, जो वेस्टर्न एजुकेशन है हमको सिर्फ वही इंडियंस को देनी चाहिए। ये क्या घिसी पिटी लैंग्वेज में ये बात करते हैं और कौन सी घिसी पिटी संस्कृति के बारे में जो भी बातें करते हैं उसको हटाओ, हमको सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन देनी है इंडियंस को। ठीक है, जो ओरिएंटलिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि नहीं, वेस्टर्न एजुकेशन नहीं, हमको जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके बारे में, उसका ज्ञान हमको इंडियंस को सिखाना चाहिए, ना कि वेस्टर्न नॉलेज। तो ये 2 भागों में आपके लोग बट गए थे, एक थे आपके एंजलिस्ट, एक थे आपके ओरिएंटलिस्ट। एंजलिस्ट क्या बिलीव करते थे कि हमको इंडियंस को वेस्टर्न नॉलेज देनी है, लेकिन ओरिएंटलिस्ट बिलीव करते थे कि नहीं, हमको इंडियंस को इंडिया की जो नॉलेज है, जो उनकी ट्रेडिशनल कल्चर है, जो उनकी सांस्कृतिक जो उनकी नॉलेज है वो हमको उनको सिखानी है, उसको पढ़ानी है। ठीक है, तो इतना सा हुआ था आपका चार्टर एक्ट 1813 के अंदर। आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है, 2 बातें। ठीक है, फिर आता है आपका दूसरा चार्टर एक्ट 1835 के अंदर। 1813 वाला तो हो गया कंप्लीट, फिर आया 1835 के अंदर। ठीक है, ऑलमोस्ट हर 20 साल के अंदर आपका जो चार्टर एक्ट है वो आते थे। ठीक है, तो
तो फिर आपके 1835 के अंदर आया दूसरा चार्टर एक्ट। अब यहाँ पे आया आपके लॉर्ड मैकॉले मिनट, ठीक है, यहाँ पे आपका मैकॉले मिनट हुआ, जिसके अंदर जो नाम है उनका वो है लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। अब यहाँ पे लॉर्ड मैकॉले आ गए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई अब उन्होंने 1 लाख रुपए से उस पैसे को 10 लाख रुपए बढ़ा दिया। जो इंडियंस के एजुकेशन के लिए वो 1 लाख रुपए साइड में रखते थे ना, अब उन्होंने कहा भाई 1 लाख नहीं, अब हम 10 लाख रुपए इंडियंस के एजुकेशन के लिए साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा चेंज हुआ कि 1 लाख रुपए को उन्होंने बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया कि अब हम इंडियंस के एजुकेशन में 10 लाख रुपए लगाएंगे, ठीक है भाई। फिर क्या हुआ, फिर मैंने आपको बताया था कि 1813 में हमारे 2 ग्रुप्स बट गए थे, एंजलिस्ट और ओरिएंटलिस्ट, ठीक है। तो जो 1835 का आपका चार्टर एक्ट है, उन्होंने क्या करा, उस चार्टर एक्ट के अंदर जो एंजलिस्ट थे, जो बिलीव करते थे कि हमको इंडियंस को मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन देनी चाहिए, इन्होंने उस वाले ग्रुप को सपोर्ट किया और कहा कि हाँ, हम इंडियंस को जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन ही देंगे, ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, सांस्कृतिक जो उनकी नॉलेज है वो हम उनको नहीं देंगे। उन्होंने एंजलिस्ट को सपोर्ट किया और कहा कि हम इंडियंस को वेस्टर्न नॉलेज ही सिखाएंगे, मॉडर्न जो एजुकेशन है वो हम इंडियंस को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा काम इन्होंने ये किया। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी को अपनाया। डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है, लॉर्ड मैकॉले जो है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम सभी इंडियंस को थोड़ी ना पढ़ाएंगे कोई, भाई हमारा ये मकसद थोड़ी ना है कि हम सभी लोगों को पढ़ा लिखा के इनको बहुत ही बड़ा अमीर अच्छा इंसान बनाए ना, ऐसा कुछ नहीं है हमारा। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ाएंगे जो ब्लड में तो इंडियंस है, ठीक है, लेकिन टेस्ट वाइज वो कौन है, वो टेस्ट वाइज वेस्टर्न और मॉडर्न है, ठीक है। यानी कि जो ब्लड में इंडियंस है लेकिन टेस्ट वाइज वो मॉडर्न है, वेस्टर्न है। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ाएंगे, हम कोई सबको पढ़ाने का ठेका थोड़ी ना ले रखा है हमने, हम तो सिर्फ उन्हीं को पढ़ाएंगे जो लोग हमारे काम आ सके, जिनका टेस्ट जो है वो थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा वेस्टर्न है, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ाएंगे, उन्हीं इंडियंस को पढ़ाएंगे। तो ये है आपकी डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी जो कि लॉर्ड मैकॉले ने अपनाई थी, ठीक है। आपको इन सबको याद रखना है, ठीक। अब हम चलते हैं आगे। फिर आगे चलने के बाद क्या हुआ, आगे चलने के बाद आया आपका थॉमसन एफर्ट्स, ठीक है। थॉमसन ने भी कुछ एफर्ट लगाया एजुकेशन के लिए। उन्होंने क्या किया, ही डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ विलेज एजुकेशन। थॉमसन ने विलेज एजुकेशन के ऊपर काम किया था, ठीक है। तो आपको ये पूरी क्रोनोलॉजी को लर्न करना है। सबसे पहले 1813 का चार्टर एक्ट आया, फिर उसके बाद में आया 1835 का चार्टर एक्ट, उसके बाद में थॉमसन के कुछ एफर्ट्स आए, जिसमें थॉमसन ने भी एजुकेशन में थोड़ा बहुत काम दे दिया, अपना थोड़ा बहुत योगदान दे दिया। उन्होंने विलेज एजुकेशन के ऊपर काम करा था, ठीक है। अब ये बात हो गई। फिर फोर्थ आया आपका वुड्स डिस्पैच, 1854 के अंदर आता है अब हमारा वुड्स डिस्पैच, ठीक है। यहाँ पे इसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। जो हमारा एजुकेशन है उसका ये मैग्ना कार्टा है, वुड्स डिस्पैच। यहाँ पे सर चार्ल्स वुड आए थे, ठीक है। अब सर चार्ल्स वुड ने क्या काम किया, इन्होंने काम किया विमेंस के लिए, यानी कि इन्होंने फीमेल्स की एजुकेशन पे काम किया कि भाई लड़कों को एजुकेशन, कब तक लड़कों को एजुकेशन दोगे, विमेंस की भी एजुकेशन के बारे में बात करो। तो इन्होंने फीमेल्स को एजुकेशन देने की बात करी, ठीक है। फिर इन्होंने सेक्युलर एजुकेशन पे भी बात करी। सेक्युलर क्या होता है भाई, सभी धर्मों की एजुकेशन हम इनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इन्होंने सेक्युलर एजुकेशन की भी बात करी। और इन्होंने क्या करा, जो डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी लॉर्ड मैकॉले ने अपनाई थी ना, उसको खत्म कर दिया। सबसे बढ़िया काम तो इन्होंने यही करा कि डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी जो लॉर्ड मैकॉले ने अपनाई थी उसको इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने विमेंस के लिए काम किया, इन्होंने सेक्युलर एजुकेशन पे फोकस किया, विमेन के एजुकेशन पे फोकस किया। ये सब कुछ आपके वुड्स डिस्पैच के अंदर सर चार्ल्स वुड ने ये सारे काम किए थे, जो कि 1854 के अंदर आपका वुड्स डिस्पैच आया था, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ, कोई फालतू की कहानी नहीं बता रही हूँ। सिर्फ ये 4-5 पॉइंट है जो आपको हर एक एक्ट से जुड़े हुए हैं। आपको उस एक्ट का नाम लिख लेना, ऊपर कौन से साल में आया है वो लिख लेना। जो भी 3-4 बातें हैं कि किसने है ना वुड्स डिस्पैच में क्या हुआ, किसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, किसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को अपनाया, किसने उसको रिमूव करा, किसने विमेन एजुकेशन के बारे में बात करी, ये सब जो भी पॉइंट है वो उस एक्ट है ना, जो एक एक चार्टर एक्ट है उसके नीचे 2-4 पॉइंट में बातें लिखते जाना और खत्म, इतना ही पढ़ना है हमको, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1854 के अंदर हमारा वुड्स डिस्पैच आ गया। इसके अंदर ही क्या हुआ, 1857 में हमारी 3 यूनिवर्सिटीज डेवलप हुई थी, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास के अंदर। कैलकाटा में, बॉम्बे में और मद्रास में, यानी कि सीबीएम में हमारी 3 यूनिवर्सिटीज डेवलप हुई थी, कैलकाटा में, बॉम्बे में, मद्रास में, 1857 के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। इससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि भी दोबारा वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास तीनों के अंदर आपकी 1857 में यूनिवर्सिटीज जो है वो सेटअप हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद में वुड्स डिस्पैच के बाद में आता है आपका हंटर कमीशन 1882 टू 1883 के अंदर, ठीक है। अब हंटर कमीशन आते हैं
वुड्स डिस्पैच को चेक करने के लिए कि वुड्स डिस्पैच के अंदर जो जो रिकमेंडेशन निकाली गई थी, जो जो एजुकेशन के लिए बातें कही है इन्होंने, क्या वो वाकई में पूरी भी हो रही है या फिर सिर्फ इन्होंने बातें ही कही है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए आया आपका हंटर कमीशन। ठीक है, अब हंटर कमीशन में क्या हुआ, हंटर कमीशन ने क्या हुआ, प्राइमरी और जो आपकी हायर एजुकेशन है उसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, हंटर कमीशन ने प्राइमरी एजुकेशन को और आपकी हायर एजुकेशन को दो अलग अलग भागों के अंदर बांट दिया। ठीक है, ये आया था आपका वुड्स डिस्पैच को है ना रिव्यू करने के लिए, और इसको हम इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो आपको नाम लर्न करना है, एक तो हो गया आपका हंटर कमीशन, और हंटर कमीशन को हम इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे सवाल चाहे इंडियन एजुकेशन कमीशन का पूछे चाहे वो आपसे हंटर कमीशन का पूछे, दोनों सेम ही है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये हो गई आपकी हंटर कमीशन की बात। उसके बाद में है आपके लॉर्ड कर्जन 1904 के अंदर। ठीक है, जिन्होंने बंगाल का डिवीजन करवाया था 1905 में। ठीक है, अब 1904 में इन्होंने ये लॉर्ड जो कर्जन है, लॉर्ड कर्जन ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर आए, जिसमें इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस करे थे। यूनिवर्सिटी एक्ट में इन्होंने है ना काफ़ी सारे एग्जाम जो सिस्टम है उसको थोड़ा है ना हार्ड बना दिया था, उन्होंने है ना जो आपकी अटेंडेंस होती है उसको थोड़ा हार्ड बना दिया था। ऐसे काफ़ी सारे रिकमेंडेशन लॉर्ड कर्जन ने दिए थे 1904 के अंदर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका सैडलर कमीशन 1917 टू 1919 के अंदर ये आया था सैडलर कमीशन। ठीक है, इट वाज फॉर्म टू रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में कुछ प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, उसको चेक करने के लिए इसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन बाद में जो इसकी रिकमेंडेशन है वो सभी यूनिवर्सिटी पर लागू हो गई थी। ठीक है, हिज कमीशन वॉज कम अंडर एंटायर यूनिवर्सिटी। बाद में इसकी जो भी रिकमेंडेशन है वो सभी यूनिवर्सिटी पे लागू हो गई थी सैडलर कमीशन की। ठीक है, अब ये किसके लिए आया था, ये आपकी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में कुछ प्रॉब्लम थी उसके ऊपर इसने ना काम करा और फिर उसके रिकमेंडेशन इसने दी है सैडलर कमीशन ने। ठीक है, फिर उसके बाद में आपकी हरतौग कमेटी है, फिर आपकी वर्धा स्कीम एजुकेशन है। वर्धा स्कीम क्या है, वर्धा स्कीम को हम नई तालीम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्होंने जो गांधी जी की फिलॉसफी है उस पर ही बेस्ड है आपकी पूरी वर्धा स्कीम। यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने वर्धा स्कीम में कहा कि हम जो आपके है ना 7 साल के जो बच्चे हैं उनको हमको मदर टंग के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और इसको नई तालीम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी। फिर आपकी जाकिर हुसैन कमेटी आई, फिर आपका सर्जेंट प्लान आया। सर्जेंट प्लान ने क्या बातें करी, सर्जेंट प्लान ने कहा कि हम प्री प्राइमरी एजुकेशन देंगे 3 से 6 साल तक के बच्चों को। ठीक है, फिर हम फ्री और यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे 6 से 11 साल तक के बच्चों को, और हम उनको टेक्निकल और कमर्शियल एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये सभी आपके है ना प्री इंडिपेंडेंस के एक्ट हैं। कौन कौन से चार्टर एक्ट आए, किसके अंदर क्या क्या बातें हुई, कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको कहीं से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको भी नोट कर लेना, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब मैंने आपको दे ही दी है प्री इंडिपेंडेंस की। ठीक है, अब हम चलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमारा 1948 से शुरू होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, सबसे पहले आई हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा समिति 1948, जिसका नाम एक और है राधा कृष्णन समिति, यानी कि राधा कृष्णन कमेटी भी इसको कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट कमिटी फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी 1948 राधा कृष्णन। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया जो है उसके जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ही है, यानी कि राधा कृष्णन कमेटी ही है, जो कि राधा कृष्णन के नाम पे बनाई गई थी, जो इसके चेयरपर्सन थे 1948 के अंदर। ठीक है, अपॉइंटेड टू रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड प्रपोज्ड इम्प्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन, यानी कि ये किसके लिए आई थी, ये इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आई थी। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी सब कुछ लिखा हुआ है कि स्वतंत्र भारत में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के लिए पहली समिति 1948 की विश्वविद्यालय शिक्षा समिति राधाकृष्णन थी। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट करने और सुधार और विस्तार का प्रस्ताव करने के लिए इसको नियुक्त किया गया था। ठीक है, फिर क्या बोला है, फिर बोला है द कमिटी ऑल्सो एम टू इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज दैट प्रोवाइड नॉलेज एंड विजडम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल स्टूडेंट पर्सनैलिटी। ये इसने क्या बात करी है, इसने ओवरऑल स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए बात करी है राधा कृष्णन कमेटी ने। ठीक है, अब राधा कृष्णन कमेटी की आपकी कुछ रिकमेंडेशन है। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी, इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर रिकमेंडेशन दी। ठीक है, कि हमको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ है ना अच्छा इंप्रूवमेंट करना है, तो इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर रिकमेंडेशन दी। इनकी रिकमेंडेशन जो है वो आपकी रिलीजन के ऊपर भी थी, इन्होंने रिलीजन के ऊपर भी रिकमेंडेशन दी है। इन्होंने आपकी वैल्यू एजुकेशन जो है, ठीक है, कि हमको सभी बच्चों को मूल्य और वैल्यू सिखानी चाहिए, मॉरल वैल्यू सिखानी चाहिए,
उसके बारे में भी इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। तो इन्होंने सिंपल से रिकमेंडेशन दी थी, भाई हमको एजुकेशन में क्या करना है, एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, वैल्यू एजुकेशन लानी है, रिलीजन के बारे में इन्होंने बताया, एग्रीकल्चर के ऊपर इन्होंने रिकमेंडेशन दी। ये सारी रिकमेंडेशन आपकी राधा कृष्णन कमेटी के अंदर आई थी। ठीक है, अगली हमारी कमेटी आती है मुदलियार कमीशन 1952 टू 1953। ठीक है, मुदलियार आयोग आया है आपका 1952 टू 53। आपको सबकी डेट लर्न करनी है और कौन किसके नाम पे आया है आपको वो भी सब पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक अब इसमें क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो जिसके जितने भी नाम है आपको सबको लर्न कर लेना है। ठीक, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुदलियार। ठीक है, ये आपके डॉक्टर मुदलियार जो हैं उनके नाम पे इस कमेटी का नाम रखा गया। द वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। ठीक है, टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन, जो इंडिया की सेकेंडरी एजुकेशन है उसके बारे में पढ़ा और उसके बारे में रिकमेंडेशन दी है कि हम सेकेंडरी एजुकेशन को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। ठीक है, suggest measure for its reorganization and improvement with particular reference to the aim, organization and content of secondary education and its relationship to primary basic and higher education। इन्होंने secondary education, primary basic और आपके higher education पे ज़्यादा फोकस किया है और बेसिकली इन्होंने secondary education पे मेनली फोकस करा है, लेकिन अपने रिकमेंडेशन इन्होंने सभी के लिए दी है, सारी आपकी हायर एजुकेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए दी है, लेकिन सेकेंडरी पे इन्होंने ज़्यादा फोकस करा है। ठीक है, suggested that a cess called industrial education cess be levied, amount collected to be utilized for the furtherance of technical and vocational education at the secondary stage। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सेस की बात करी है। ठीक है, सेस क्या होता है, सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, जो हम टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाते हैं उसको सेस कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सेस के बारे में सुझाव दिया, यानी कि इस आयोग ने सुझाव दिया कि औद्योगिक शिक्षा उपकर नामक उपकर लगाया जाएगा। ठीक है, शिक्षा के ऊपर आपका एक उपकर लगाया जाएगा, मतलब कर के ऊपर भी एक कर होता है, टैक्स के ऊपर भी एक टैक्स होता है, उसको सेस कहते हैं कि भाई हम एजुकेशन के ऊपर एक सेस लगाएंगे और उससे जो भी हमारा पैसा आएगा उसको हम एजुकेशन के अंदर ही लगाएंगे और बेसिकली हम सेकेंडरी स्टेज पे उस पैसे को लगाएंगे ताकि और डेवलपमेंट हो सके और टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है, इन्होंने सुझाव दिया है कि औद्योगिक शिक्षा उपकर नामक उपकर लगाया जाएगा, जो राशि एकत्र की जाएगी वह माध्यमिक स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए उपयोगी की जाएगी। ठीक है, यानी कि टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पे फिर उस सभी पैसे को सेकेंडरी स्टेज पे यानी कि माध्यमिक स्तर पे स्पेशली लगाया जाएगा। इन्होंने स्पेशली माध्यमिक स्तर की बात करी है, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन की बात करी है मुदलियार कमेटी ने। ठीक है, फिर क्या बात करी, फिर इनकी जो रिकमेंडेशन है वो और किसके लिए थी, ही रिकमेंडेड दैट द ऑप्टिमम नंबर ऑफ बॉयज टू बी अटेंडेड टू एनी क्लास शुड बी 30 एंड द मैक्सिमम शुड नॉट इन एनी सीज ऑफ 40। ठीक है, इन्होंने क्लास की स्ट्रेंथ के बारे में भी बताया है कि एक क्लास की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, यानी कि एक क्लास में बच्चे कितने होने चाहिए। इन्होंने बताया कि 40 मैक्सिमम 40 बच्चे तो होने ही चाहिए एंड होल स्कूल शुड बी 500 वाइल द मैक्सिमम शुड नॉट एक्सीड 750। कि भाई एक क्लास में तो मैक्सिमम आपके 40 बच्चे होने चाहिए और पूरी स्कूल में मैक्सिमम 750 स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि अनुशंसा की, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, अनुशंसा की जाती है कि किसी भी वर्ग में भर्ती होने वाले लड़कों की अनुकूलता संख्या 30 होनी चाहिए और किसी भी मामले में अधिकतम 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूरे विद्यालय में अनुकूलतम संख्या जो है वो 500 होनी चाहिए, लेकिन 750 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि स्कूल के अंदर तो आपके 40 होने चाहिए, एक क्लास के अंदर तो 40 होने चाहिए और आपकी पूरी स्कूल में 750 होनी चाहिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपके बच्चों की। ठीक है, फिर क्या बोला है, Further, he suggested that effort should be made for the early fulfillment of directive principle under Article 48 of the Constitution, seeking to provide free and compulsory education for all the children up to age of 14। यानी कि इन्होंने बात करी है कि जो आपका एक DPSP है जो बात करता है कि 14 साल तक हम सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी भी इन्होंने बात करी है। किसने, मुदलियार कमेटी ने। तो वापस से बता देती हूँ, मुदलियार कमेटी ने एक तो सेस की बात करी है कि हम टैक्स पे भी टैक्स लगाएंगे, वो सारा पैसा हम एजुकेशन पे लगाएंगे, वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन पे। ठीक है, इन्होंने स्पेशली सेकेंडरी एजुकेशन की बात करी है
है इन्होंने स्ट्रेंथ भी बताई है कि भाई एक क्लास की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, क्लास में बच्चे होने चाहिए 40 और 750 आपके स्कूल के अंदर होने चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हम 14 साल तक बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे, जो कि आपके DPSP में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है हमको उसको फॉलो करना है। ये सारी रिकमेंडेशन आपकी मुदलियार कमेटी ने दी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर अगली आपकी कमीशन है इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 कोठारी कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन है ये। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 to 66 है, जो कि कोठारी आयोग है। ठीक है, यहाँ पे आपके मिस्टर दौलत सिंह कोठारी जो है, डॉक्टर दौलत सिंह जो कोठारी है, उनके नाम पे आपके ये आयोग जो है वो बना है। ठीक है, अब इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है, इसने काफ़ी सारी आपकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी है, जैसे कि Indian Education Commission 1964 to 66, popularly known as the Kothari Commission, was an ad hoc commission set up by the Government of India to examine all the aspects of educational sector in India, to evolve a general pattern of education and to advise guideline and policies for the development of education in India. It was formed on 14th July 1964 under the chairmanship of Daulat Singh Kothari, देन चेयरमैन ऑफ UGC। ठीक है, तो ये आपके दौलत सिंह कोठारी जो हैं उनके अंडर, उनकी चेयरमैनशिप के अंडर ये जो पूरी कमीशन है वो बनी थी 1964 के अंदर। ठीक है, इसने भी क्या करी है, एजुकेशन में काफ़ी सारी अपनी योगदान दिए हैं, काफ़ी सारी रिकमेंडेशन दी है। ठीक है, अब जो कोठारी कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन क्या है, उन्होंने रिकमेंडेशन दी है क्षेत्रीय भाषाओं के लिए कि रीजनल लैंग्वेज टू बी मेड लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द रीजन कंसर्न एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, कि हम रीजनल लैंग्वेज के अंदर बच्चों को पढ़ाएंगे। इंग्लिश और हिंदी जो है आपकी, ठीक है, अंग्रेजी और आपकी जो हिंदी भाषा है वो आपकी है ना लिंक लैंग्वेज होनी चाहिए दो स्टेट के बीच में, कि भाई अगर दो स्टेट को बात करना है, ठीक है, तो या तो वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं या फिर वो हिंदी में बात कर सकते हैं। अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज वाली स्टेट है तो वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, जैसे कि साउथ वाले हो गए। ठीक है, या फिर अगर उनको हिंदी आती है तो दोनों ही हिंदी में बात कर सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपकी है ना लिंकिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने रिकमेंडेशन दी है 3 लैंग्वेज फार्मूला की। 3 लैंग्वेज फार्मूला में इन्होंने क्या बताया है, त्रिभाषी सूत्र में इन्होंने क्या बताया है कि एक आपकी मदर टंग होनी चाहिए, ठीक है, एक आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए और एक आपकी फॉरेन लैंग्वेज होनी चाहिए। इन तीनों लैंग्वेजेस के अंदर हम स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक आपकी मदर टंग, आपकी रीजनल लैंग्वेज या फिर आपकी मदर टंग, ऑफिशियल लैंग्वेज और आपकी फॉरेन लैंग्वेज के अंदर भी हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, यानी कि मातृभाषा आपकी है ना जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो, और आपकी जो भी है ना फॉरेन लैंग्वेज है वो भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बात करा है, ये आपकी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। और क्या रिकमेंडेशन दी है इन्होंने कहा है कि प्रमोशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ अडल्ट एजुकेशन एमिंग नॉट ओनली टू लिक्विडेशन ऑफ इलिटरेसी बट ऑल्सो अ राइजिंग सिविल एंड वोकेशनल एफिशिएंसी, यानी कि इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन पे भी फोकस करा है कि हम बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन भी देंगे। वोकेशनल मतलब हम उनको स्किल्स भी सिखाएंगे, हम उनको कौशल भी सिखाएंगे, हम उनको सिर्फ वो रटन विद्या नहीं बताएंगे बल्कि हम उनको स्किल्स भी सिखाएंगे। ठीक है, एंड सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट मेजर टू इंट्रोड्यूस एजुकेशन इन मॉरल सोशल स्पिरिचुअल वैल्यूज इन ऑल इंस्टीट्यूशंस, की हमको इंस्टीट्यूशन के अंदर मॉरल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, स्पिरिचुअल वैल्यूज के बारे में भी बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, ये सब आपके यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि केंद्र और राज्य सरकारों को सभी संस्थानों में नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों में शिक्षा शुरू करने के उपाय अपनाने चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ बताया हुआ है और उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी बताया है। ठीक है, यानी कि व्यावसायिक आपकी जो दक्षता है उसके बारे में भी इन्होंने बताया है कि हम वोकेशनल एजुकेशन भी स्टूडेंट्स को देंगे। ठीक, फिर उन्होंने आपके 10+2+3 वाली जो प्रणाली है, यानी कि 10+2+3 वाला जो आपका सिस्टम है वो आपका दिया है। ठीक है, उसकी रिकमेंडेशन दी है। उसके लिए क्या रिकमेंडेशन दी है, इन्होंने कहा है कि आपका 1 to 3 ईयर जो है वो आपके प्री स्कूल के होंगे। ठीक है, प्री प्राइमरी स्कूल के होंगे, यानी कि पूर्व स्कूल शिक्षा दी जाएगी आपके 1 से 3 वर्ष तक। तो फिर लोअर प्राइमरी स्टेज होगा आपका 4 to 5 ईयर, फिर हायर प्राइमरी स्टेज होगा आपका 3 to 2 ईयर, फिर लोअर सेकेंडरी होगा आपका 3 to 2 ईयर का। ठीक है, 3 से 2 साल का आपका लोअर सेकेंडरी होगा और फिर आपका हायर सेकेंडरी होगा 2 साल का, जहाँ पे आपको वोकेशनल एजुकेशन भी मिलेगी। तो इन्होंने पूरा 10+2+3 का जो सिस्टम है उसको काफ़ी सारे स्टेजेस के अंदर डिवाइड करा है। पहले आपका प्राइमरी एजुकेशन आएगा, फिर आपका लोअर प्राइमरी और फिर आपका हायर प्राइमरी आएगा। पहले आपका प्री प्राइमरी आएगा, फिर लोअर और हायर प्राइमरी, फिर आपका लोअर और हायर सेकेंडरी आएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपकी पूर्व शिक्षा आएगी, उसके बाद में आपकी निचली जो प्राथमिक चरण है वो आएगा, फिर आपका उच्च प्राथमिक चरण आएगा, फिर आपका निचला जो माध्यमिक चरण है वो आएगा और फिर उसके बाद में आपको व्यावसायिक एजुकेशन भी दी जाएगी। कहाँ पे, उच्च माध्यमिक चरण के अंदर। ठीक है, तो ये सभी आपका 10+2+3 की जो प्रणाली है उसकी रिकमेंडेशन के अंदर बताया हुआ है। ठीक है,
फिर आगे इन्होंने बात करी है कि इट सजेस्टेड गवर्नमेंट टू गिव मोर एम्फेसिस ऑन वोकेशनलाइजेशन ऑफ कॉलेज एजुकेशन, यानी कि इसने सरकार को कॉलेज शिक्षा के व्यवसायीकरण पर अधिक जोर देने का सुझाव दिया है कि हमको वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में ज़्यादा करना है, यानी कि हमको व्यवसायीकरण ज़्यादा करना है एजुकेशन का, हमको एजुकेशन के अंदर वोकेशनल एजुकेशन को ज़्यादा इंक्लूड करना है। ठीक है। फिर इन्होंने बात करी कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी इम्प्रूव्ड, इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज, यानी कि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिए, शिक्षक शिक्षा संस्थानों में सुधार और प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार, यानी कि इन्होंने टीचर की जो ट्रेनिंग है उस पर भी स्ट्रेस करा है कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि वो होलिस्टिकली स्टूडेंट्स को पढ़ा सके और स्टूडेंट्स का ऑल ओवर डेवलपमेंट कर सके। ये सभी आपकी बताई है किसने, आपकी कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन है ये सभी कुछ। ठीक है, आपको इन सभी को नोट डाउन कर लेना है और लर्न कर लेना है। तो ये आपकी हो गई, हमने सबसे पहले देखी राधा कृष्णन कमेटी, फिर हमने देखी मुदलियार कमेटी, फिर हमने देखी कोठारी कमीशन। ठीक है, इसके बाद में आपके बीच में कुछ और 2 कमीशन आई थी, इंपॉर्टेंट है, हंसा मेहता कमेटी और भक्त वत्सल कमेटी। ये आपकी 1962 में आई थी, ये आपकी 1963 के अंदर आई थी। इन्होंने थोड़ी बहुत विमेन एजुकेशन की बात करी थी, हंसा मेहता ने भी और भक्त वत्सल ने भी। तो आपको ये 5 कमेटीज को पढ़ना है। सबसे पहले राधा कृष्णन कमेटी आ गई, फिर मुदलियार कमीशन आ गई। ठीक है, उसके बाद में आएगी आपकी हंसा मेहता, फिर आएगी आपकी भक्त वत्सल और फिर आएगी आपकी कौन सी, कोठारी कमीशन। ठीक है, तो ये सारी आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो भी कमीशन है वो आपकी ये सारी है। ठीक है, उसके बाद में हमारी 1968 के अंदर हमारी सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी आती है। हमारी टोटल 3 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, एक आई थी 1968 में, एक आई थी 1986 के अंदर। ठीक है, 86 के अंदर, और कुछ लोगों को लगता है कि 1992 के अंदर भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी, लेकिन वो पॉलिसी नहीं थी, वो अमेंडमेंट था। ठीक है, जो हमारी 86 वाली पॉलिसी है उसको अमेंड किया गया था 1992 के अंदर, तो वो कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी। एजुकेशन पॉलिसी आई है 1968 में, 1986 के अंदर और अभी 2020 के अंदर। 1992 वाली आपकी एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, वो आपका अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, जो कि 1986 वाली एजुकेशन को उसने अमेंड करा था, उसके बारे में अभी हम देख लेंगे। ठीक है, अब आपकी सबसे पहली आई थी 1968 वाली जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें क्या हुआ था। 1968 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन रिस्पॉन्स टू द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने जितने भी रिकमेंडेशन दी है उसके आधार पे 1968 के अंदर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आए थे। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या करा था, उसकी रिकमेंडेशन दी थी कि कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बाय 6 to 14 ईयर एज ग्रुप, यानी कि जो आपके 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। फिर रिकमेंडेशन दी थी रीजनल लैंग्वेज मस्ट बी एनकरेज फॉर बीइंग यूज इन सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल में रीजनल लैंग्वेजेस को हमको यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावित 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, इसकी इन्होंने है ना रिकमेंडेशन दी। और एक और रिकमेंडेशन क्या दी इन्होंने, अनुशंसित क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यमिक विद्यालयों में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी कि हमको सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करना है, उसको हमको बढ़ावा देना है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी, इट वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट इंग्लिश हैड टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल एंड इट कंसिडर हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, इसने हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज कंसिडर कर दिया और कहा कि हम इंग्लिश को भी स्कूल के अंदर पढ़ाएंगे, यानी कि स्कूल में हम बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत विच वॉज द सिंबल ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। इन्होंने संस्कृत को भी बढ़ावा दिया कि हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे ताकि हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है उसका भी है ना बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा हुआ है, यह विचार था कि स्कूलों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए और हिंदी को राष्ट्रभाषा इन्होंने माना है। ठीक है, इसने संस्कृत का विकास भी प्रदान किया जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक था। ठीक है, तो इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को भी बढ़ावा दिया, इंग्लिश हिंदी रीजनल लैंग्वेज का भी बढ़ावा दिया। ठीक है, फिर ये क्या कहती है, रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट 6% ऑफ नेशनल इनकम टू बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। इन्होंने क्या करा, इसने भारत सरकार से अनुशंसा की कि राष्ट्र आय जो है उसका 6% जो है वो आपकी शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, यानी कि जो हमारा नेशनल इनकम है वो 6%, उसकी जो नेशनल इनकम है उसका 6% जो है वो हमारी एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। इसकी रिकमेंडेशन भी दी है जो अभी तक हमारी चलती आ रही है, ये रिकमेंडेशन अभी 2020 ने भी दी है, यानी कि हम अभी तक इस 6% को भी अचीव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ये आपकी पहली वाली जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके अंदर इसकी बात हुई थी। ठीक है,
फिर दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई आपकी 1986 के अंदर, पहली आई आपकी 1968 में, दूसरी आई 1986 के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें आपकी पहली वाली जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है वो आपकी इंदिरा गांधी के टाइम पे आई थी, ठीक है। 1968 वाली जो है वो आपकी इंदिरा गांधी के टाइम पे आई थी, ठीक है। दूसरी आपकी राजीव गांधी के टाइम पे आई, आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये किसके टाइम पे आई थी, तो पहली इंदिरा गांधी के टाइम पे, दूसरी राजीव गांधी के टाइम पे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें रिकमेंडेशन दी गई, इट हैड प्रोविजन ऑफ फेलोशिप फॉर द पुअर्स, कि हम गरीब लोगों को क्या करेंगे, गरीब बच्चों को हम फेलोशिप प्रोवाइड करेंगे। इट एम्फसाइज इम्पार्टिंग अडल्ट एजुकेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फॉर ऑप्रेस्ड ग्रुप, यानी कि इसमें प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्पीड़न समूह से शिक्षकों की भर्ती पर जोर दिया गया, ठीक है। और क्या करा गया, यहाँ पे जो आपका इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो भी आपकी 1986 वाली के तहत ही इस्टेब्लिश करी गई थी, ठीक है। और इसने क्या रिकमेंडेशन दी, इसने रिकमेंडेशन दी 1986 वाली ने ओपन आपके जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसकी रिकमेंडेशन दी। इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया कि हमको मैन और विमेन दोनों को ही एजुकेशन देनी चाहिए। आपका MLL यानी कि जो आपका नेशन वाइड करिकुलम फ्रेमवर्क है फॉर मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो आपका MLL है उसकी बात भी आपकी 1986 वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने करी है। इसने ओपन एजुकेशन, जो आपकी ओपन स्कूल है, जो आपकी डिस्टेंस एजुकेशन है, उस पर भी ज़्यादा फोकस करा है 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन स्कूल, स्कूल के अंदर कंप्यूटर्स का भी इंट्रोडक्शन इसी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने करवाया है। एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लर्निंग अप टू 14 ईयर्स, की हम 14 ईयर्स तक हमको क्या करना है, लर्निंग का यूनिवर्सलाइजेशन करना है, उसके बारे में भी बताया है। एंड ओपनिंग नवोदय विद्यालय, जो आपके नवोदय विद्यालय ओपन हुए हैं वो भी आपके एनईपी जो 1986 वाली है उसी ने इसकी भी रिकमेंडेशन दी है। तो ये सभी आपकी रिकमेंडेशन है 1986 जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में, ठीक है। फिर आपकी आती है 1992 की पॉलिसी। 1992 की जो है वो आपकी बेसिकली एक अमेंडमेंट की पॉलिसी है, ठीक है। जो आपकी 1986 के अंदर जो पॉलिसी आई थी ना 1986 वाली, इसको ही यहाँ पे क्या किया गया है, इसका ही संशोधन किया गया है, ठीक है। इसमें क्या बात हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेटअप अ कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आचार्य राममूर्ति, इनके चेयरमैनशिप के अंदर आपकी कमीशन बनी थी 1990 के अंदर, टू रीअसेस द इम्पैक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। कि भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको देखने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। इसकी मेजर रिकमेंडेशन दी इन्होंने, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है केब, वो यहाँ पे सेटअप की गई थी, ठीक है। तो ये आपके कुछ रिकमेंडेशन है कुछ एजुकेशन पॉलिसीज की, ये सब मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आपकी 1968 के अंदर आई थी एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, 1968 के अंदर इंदिरा गांधी के टाइम पे। फिर आई है आपकी 1986 के अंदर, दूसरी वाली जो है वो आपकी 1986 में आई है। 1992 वाली जो है वो आपका अमेंडमेंट एक्ट है, जिसने 1986 वाली के अंदर ही कुछ अमेंडमेंट करे थे, कुछ संशोधन करे थे, ठीक है। अब आई है हमारी तीसरी जो है वो हमारी 2020 के अंदर आई है। 2020 वाली जो एनईपी है उसको हम लास्ट में डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे, तो अभी हम सिर्फ इन दोनों को ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैं इसको मैं छोड़ रही हूँ, नहीं, छोड़ना तो इसको नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके अभी यहीं से ही बनते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लास्ट में पूरे अच्छे से डिटेल में कवर करवा दूंगी इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। अब हमारी अगली कुछ कमिटीज है, सबसे पहले है यशपाल कमेटी है, कुछ आपकी गन्नम कमेटी है, ठीक है। ऐसे काफी सारी कमिटीज है जिनको भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। यशपाल कमेटी जो है वो आपकी 2 बार सेटअप हुई है। 1992 के अंदर सेटअप हुई थी आपकी स्कूल एजुकेशन के लिए, और 2009 में सेटअप हुई थी आपकी कॉलेज एजुकेशन के लिए, ठीक है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि डीम यूनिवर्सिटीज जो है उसको अबेंडन कर दो। डीम यूनिवर्सिटीज क्या होती है, अभी मैं आपको आगे टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज पढ़ाऊंगी, उसके अंदर समझा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे समझो कि इसने डीम्ड यूनिवर्सिटीज को अबेंडन करने की बात करी है। और यूजी के जो प्रोग्राम होते हैं, अंडर ग्रेजुएशन के जो प्रोग्राम होते हैं, उन पे इसने ज्यादा फोकस किया है यशपाल कमेटी ने, ठीक है। फिर एक है आपकी गणनम कमेटी, इसने क्या करा है, इसने रिप्लेस मार्क्स बेस्ड सिस्टम टू ग्रेड बेस्ड सिस्टम। जो आपके मार्क्स बेस्ड सिस्टम होते हैं, जहाँ पे हम एजुकेशन के अंदर है ना एग्जाम जब लेते हैं, उसके अंदर जब हम मार्क्स देते हैं, तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि हम मार्क्स को ग्रेड से रिप्लेस करेंगे और मार्क्स की जगह पे हम ग्रेड्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो मार्क्स बेस्ड सिस्टम को इसने रिप्लेस करके ग्रेड बेस्ड सिस्टम लेकर आया है। इसने रिसर्च को एनकरेज किया है, गणनम कमेटी ने रिसर्च पे ज्यादा फोकस करा है। और सोनेरी कमेटी आई थी आपकी गणनम कमेटी को रिव्यू करने के लिए, इसकी रिकमेंडेशन को चेक करने के लिए आई थी एक कमेटी जिसका नाम है सोनेरी कमेटी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज का, यानी कि कितनी अलग अलग तरीके की, कितनी अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटीज यानी कि विश्वविद्यालय होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। काफी शॉर्ट टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इससे कभी आपके क्वेश्चन देखे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है।
सबसे पहले आती है हमारी केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, नाम से पता चल रहा है सेंट्रल है, यानी कि ये सेंट्रल लेवल की आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो आपकी केंद्रीय लेवल के होते हैं। ठीक है, नाउ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर इस्टेब्लिश्ड अंडर एन एक्ट इन पार्लियामेंट एंड आर फंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ये एक्ट इन पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाती है, उसके तहत आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो इस्टेब्लिश होती है पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू। ठीक है, और इनको फंड कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट जो है, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार जो है वो ही इसका फंड करती है। जो भी आपको फंडिंग की जरूरत होती है यूनिवर्सिटीज़ को, उनकी फंडिंग भी आपकी यूनियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही करती है। ठीक है, तो ये आपकी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होती है? केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद में एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित होते हैं। ठीक है, संसद में अधिनियम पास होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो इस्टेब्लिश होती है और केंद्र सरकार द्वारा इनको वित्त पोषित होता है, यानी कि इनकी फंडिंग भी होती है केंद्र सरकार द्वारा ही, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा ही। ठीक है, फिर आती है हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ यानी कि राजकीय विश्वविद्यालय जो कि स्टेट लेवल की होती है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल लेवल की होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल की होती है। स्टेट यूनिवर्सिटीज आर इस्टेब्लिश्ड थ्रू एन एक्ट in the state legislature and receive funding from the respect state government and sometime फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट यूजुअली वाया यूजीसी। यानी कि जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती है, आपकी राजकीय विश्वविद्यालय जो होते हैं, ये आपके स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से बनते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है और स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो आपके स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से बनती है। ठीक है, इनकी जो फंडिंग है वो भी स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी है तो उनको स्टेट गवर्नमेंट ही फंडिंग करेगी, लेकिन कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनको फंडिंग दे देती है, लेकिन मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट जो है वही इनको फंडिंग करती है। ठीक है, यानी कि राजकीय विश्वविद्यालय हिंदी में क्या लिखा हुआ है? राजकीय विश्वविद्यालयों को राज्य विधानमंडल में एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया जाता है। यहाँ पे राज्य की जो विधानमंडल होती है, यानी कि जो आपकी स्टेट की लेजिस्लेचर होती है, वो एक एक्ट पास करती है जिससे आपकी राजकीय जो विश्वविद्यालय है उनकी स्थापना होती है। ठीक है, तथा संबंधित राज्य सरकार से धन प्राप्त होता है। ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उस स्टेट यूनिवर्सिटी की, उसी से ही उसको फंडिंग मिलती है और कभी कभी केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भी होता है और आमतौर पर यूजीसी देती है उनको। अगर सेंट्रल लेवल की है तो फंडिंग यूजीसी देगी और अगर स्टेट लेवल की है तो वो स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट के अंदर वो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश है वो उनको फंडिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी होती है। एक आती है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। इसको लेके बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ क्या है, ये हमको समझ नहीं आती। तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ क्या है? ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि डीम्ड टू बी है, यानी कि वुड बी यूनिवर्सिटी है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने वाली है, अभी बनी नहीं है। ये वुड बी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो कि बनने वाली है। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने का, यानी कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनने का कुछ क्राइटेरिया होता है। ये अगर उसको कवर कर लेती है तो ये वुड बी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो कि यूनिवर्सिटी बनने वाली होती है। ठीक है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैन बी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, यानी कि आपकी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यानी कि सरकारी और निजी दोनों ही विश्वविद्यालयों को तुल्य विश्वविद्यालय माना जा सकता है। ठीक है, तुल्य यानी कि आपकी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपकी सेंट्रल आपकी है ना गवर्नमेंट भी हो सकती है और आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बन सकती है। ठीक है, अब आपके कुछ फैक्ट हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ के। दे कैन डिज़ाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स, यानी कि जो आपकी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ होती है वो खुद का कोर्स और खुद का जो भी सिलेबस है वो खुद ही डिज़ाइन कर सकती है। ठीक है, कैन फ्रेम देयर ओन गाइडलाइंस, अपनी जो खुद की गाइडलाइंस है वो भी वो खुद ही इशू कर सकती है। एंड हैव राइट टू ग्रांट अवार्ड एंड डिग्रीज, यानी कि उनके पास में डिग्री और अवार्ड ग्रांट करने का भी अधिकार होता है। यानी कि जो आपकी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ होती है वो खुद का सिलेबस बना सकती है, खुद के कोर्सेज तैयार कर सकती है, खुद की गाइडलाइंस दे सकती है और वो डिग्रीज एंड अवार्ड्स भी दे सकती है। ठीक है, अब डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती है जो हर एक यूनिवर्सिटी को फॉलो करनी होती है अगर वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया में आती है तो। ठीक है, इसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती है? कंडीशंस होती है कि यूनिवर्सिटी शुड बी देयर इन एग्जिस्टेंस फॉर लास्ट 20 ईयर्स। ये कंडीशंस आपकी इंपॉर्टेंट है, आपसे है ना ज़्यादा बार तो नहीं लेकिन एक दो बार एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आया है, तो क्या पता वापस से दिसंबर के अंदर एग्जाम हो रहा है आपका तो आपका क्वेश्चन आ सकता है इस कंडीशन के ऊपर। एक दो बार वैसे हमने देखा गया है कि इस पर आपका क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनने के लिए कंडीशंस क्या होती है कि यूनिवर्सिटी को लास्ट 20 साल से एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, यानी कि अगर किसी यूनिवर्सिटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनना है तो उसको 20 सालों से है ना यूनिवर्सिटी के एग्जिस्टेंस में होना पड़ेगा। ठीक है,
फिर क्या बोला है, फिगर इन टॉप 50 रैंक इन एनी स्पेसिफिक कैटेगरी, किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी में उसको टॉप 50 के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी यूनिवर्सिटी को डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनना है तो फिगर इन टॉप 100 ऑफ ओवरऑल रैंकिंग इन एनआईआरएफ की रैंकिंग में उसको टॉप 100 में आना पड़ेगा, और किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी में उसको 50 रैंक में आना पड़ेगा, टॉप 50 के अंदर, ठीक है। ये क्राइटेरिया उसको फॉलो करना है। फिर क्या बोला है, शुड हैव 3.26 CGPA फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव साइकिल बाय नाक, यानी कि नाक क्या है आपका, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि अक्रेडिट करता है यूनिवर्सिटीज को, मतलब जो कि आपकी ग्रेड्स प्रोवाइड करता है, A+ है, A है, ठीक है, ये आपकी ग्रेड्स प्रोवाइड करता है। तो नाक से 3.26 CGPA क्या होता है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है, 3.26 CGPA मिला हुआ होना चाहिए उस यूनिवर्सिटी को 3 कॉन्जिक्यूटिव साइकिल, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार 3 सालों तक नाक से 3.26 CGPA की है ना, उसको वो है ना, आप जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसको 3.26 CGPA की है ना वो ग्रेडिंग मिली हुई होनी चाहिए लगातार 3 सालों तक उस यूनिवर्सिटी को जिसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनना है, ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ जर्नल शैल नॉट बी लेस देन 2, यानी कि क्वालिटी ऑफ जर्नल भी होने चाहिए उस यूनिवर्सिटी के, 1:20 टीचर्स होने चाहिए, टीचर स्टूडेंट रेशियो होना चाहिए 1:20 उस यूनिवर्सिटी का, एंड नंबर ऑफ टीचर एटलीस्ट 100 and 2000 स्टूडेंट होने चाहिए। ये सभी कंडीशंस होनी चाहिए, ये सभी क्राइटेरिया को अगर कोई यूनिवर्सिटी है ना फॉलो कर लेती है, कोई यूनिवर्सिटी अगर इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेती है तभी वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बन सकती है, ठीक है। तो इन सभी क्राइटेरिया को आपको पता होना चाहिए कि भाई वो 20 सालों से एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, है ना, स्पेसिफिक किसी कैटेगरी के अंदर 50 रैंक में होनी चाहिए, टॉप 50 के अंदर, NIRF की रैंक में वो टॉप 100 के अंदर होनी चाहिए, नाक से जो फंडिंग मिलती है यानी कि नाक से जो आपको ग्रेडिंग मिलती है, NAAC से जो आपको ग्रेडिंग मिलती है उसमें उसको 3.26 CGPA की ग्रेडिंग में होनी चाहिए लगातार 3 साइकिल तक, ठीक है। उसका स्टूडेंट रेशियो, टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वो 1:20 होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ जर्नल्स होने चाहिए, नंबर ऑफ टीचर और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होने चाहिए, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, आपसे ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। ये सब आपका यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि अपना खुद का सिलेबस और पाठ्यक्रम वो डिजाइन कर सकते हैं, अपने स्वयं के दिशा निर्देश तैयार कर सकते हैं, गाइडलाइन भी बना सकती है, पुरस्कार और डिग्रियां भी वो दे सकती है डीम टू बी यूनिवर्सिटीज, ठीक है। और डीम टू बी विश्वविद्यालय बनने के लिए कुछ शर्तें होती है, कुछ कंडीशंस होती है, क्या होती है, विश्वविद्यालय पिछले 20 वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, ठीक है। 50 उसकी रैंकिंग होनी चाहिए, किसी एक विशिष्ट श्रेणी के अंदर, स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर टॉप 50 में होना चाहिए, और है ना जो आपकी NIRF रैंकिंग होती है उसमें टॉप 100 के अंदर होना चाहिए, 3.26 CGPA उसको मिला हुआ होना चाहिए नाक से 3 लगातार साइकिल के अंदर, ठीक है। फिर क्या है, फिर है कि भाई उसके है ना जर्नल भी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ जर्नल होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आपका टीचर स्टूडेंट यानी कि शिक्षक छात्र का जो अनुपात है वो 1:20 होना चाहिए, उसमें जो आपके शिक्षकों की संख्या है वो कम से कम 100 और 2000 आपके छात्र होने चाहिए। तो ये सभी कंडीशंस आपकी डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ की होनी चाहिए, ठीक है। फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ क्या होती है, यानी कि निजी विश्वविद्यालय क्या होते हैं, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, ठीक है, प्राइवेट एंटिटी के होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर इस्टेब्लिश थ्रू एन एक्ट इन स्टेट लेजिस्लेचर, नो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैज़ बीन इस्टेब्लिश एट द सेंटर थ्रू एन एक्ट इन पार्लियामेंट, यानी कि जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो किसी प्राइवेट एक्ट से भी है ना आपकी बन सकती है, और ये जो यूनिवर्सिटी है वो आपके इस्टेब्लिश होती है अंडर द सोसाइटीज़ रेगुलेशन एक्ट के तहत, ठीक है। सोसाइटीज़ रेगुलेशन एक्ट के तहत इनको इस्टेब्लिश किया जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, ये किसी प्राइवेट एंटिटी की होती है, ठीक है। अब आपका अगला टॉपिक आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन। आपकी इंडिया के अंदर जो हायर एजुकेशन है उसमें आपकी काफ़ी अलग अलग बॉडीज़ है जो कि अलग अलग काम करती है। अब वो बॉडीज़ कौन कौन सी होती है, कुछ आपकी पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ होती है, कुछ आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है, कुछ आपकी अक्रेडिटेशन की बॉडीज़ होती है जो कि अक्रेडिट करने का काम करती है, कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है, कुछ पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ होती है जो कि पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है, एजुकेशन से जुड़ी हुई। तो अब हम उन बॉडीज़ को पढ़ेंगे, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ के बारे में। पॉलिसी मेकिंग बॉडी में आता है आपका सबसे पहले MHRD, जिसको अब MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानने लगे हैं। ये डील करता है स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों से ही, ठीक है। आपका सब कुछ आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी PDF है, तो पहले मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ, फिर आपको हिंदी में बताऊंगी, ठीक है। अब MHRD क्या करता है, टू एनहेंस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। MHRD जो है इसका काम क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को एनहेंस करने के लिए ये काम करती है। अब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में
अभी आपसे NEP 2020 के अंदर भी बात हुई है, अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल में इन्फॉर्मेशन भी दूंगी, ठीक है। ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को एनहेंस करने के लिए काम करती है MHRD टू इंक्रीज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस के जो हमारे नंबर्स हैं उनको इंक्रीज करने के लिए, उनको बढ़ोतरी देने के लिए भी काम करती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी कि एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए काम करती है MOE, ठीक है। टू एनहेंस द डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन यानी कि वोकेशनल एजुकेशन पे भी काम करती है आपकी MOE। एंड टू प्रमोट टेक ड्रिवन क्लासेज इन हायर एजुकेशन यानी कि हायर एजुकेशन में जो आपकी टेक ड्रिवन क्लासेज है यानी कि टेक्नोलॉजी को लाने का भी काम करती है MOE, ठीक है। फिर दूसरी आपकी पॉलिसी मेकिंग बॉडी आती है SCHE। इसका क्या मतलब है, इसकी फुल फॉर्म्स भी आपको लर्न करनी है सबकी, ठीक है। SCHE की फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। अब जो हमारी एजुकेशन है वो हमारी सेंटर और स्टेट यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर मेंशन है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, हमारे पास में 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, ठीक है, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट क्या होती है, जो सब्जेक्ट हमारे सेंट्रल लिस्ट के अंदर मेंशन होते हैं उन सभी पे लॉ जो है, कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है, ठीक है। एक होती है हमारे पास में स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो भी हमारे है ना सब्जेक्ट मेंशन होते हैं उन पे सिर्फ और सिर्फ जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो ही लॉ बना सकती है, ठीक है। कुछ ऐसे है ना कंडीशंस है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही उन स्टेट लिस्ट पे मेंशन जो भी सब्जेक्ट है उन पे लॉ बना सकती है, और सेंट्रल लिस्ट पे जो सब्जेक्ट मेंशन है उस पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, ठीक है। लेकिन हमारी एक आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उस पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है, दोनों ही लॉ बना सकती है। तो जो आपका एजुकेशन आता है वो आपका इस कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। जहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी केंद्रीय गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, और जो हमारी राज्य की सरकार है वो दोनों ही यहाँ पे नियम बना सकती है, रूल्स बना सकती है। तो एजुकेशन भी आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में ही आती है, तो ये आपकी सेंटर से भी जुड़ी हुई होगी और आपकी स्टेट से भी जुड़ी हुई होगी। तभी आपने देखा होगा कि सेंटर से भी काफ़ी सारी पॉलिसीज वगैरह आती है एजुकेशन को लेकर, और आपका जो स्टेट है वो भी एजुकेशन को लेकर काफ़ी नई नई स्कीम्स निकालता रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन जो है वो आपका कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है, दोनों ही लॉ बना सकती है, ठीक है। अब क्योंकि एजुकेशन स्टेट आपकी है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर लॉ बना सकती है, इसलिए ये जो स्टेट गवर्नमेंट है आपकी यानी कि स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन जो है ये भी आपकी एजुकेशन के लिए काम करती है, ठीक है। इसका क्या काम होता है, इट इज़ एजुकेशन इज ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट एंड दैट्स वाई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी इस पर काम करती है और इसका है ना हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है। मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। फिर एक है आपकी केब। केब क्या होती है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसका क्या काम है, सेटअप फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। केब का क्या काम होता है, केब क्या करती है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन करती है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार एंड स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो आपकी राज्य की सरकार होती है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बनाने का काम करती है एजुकेशन की फील्ड के अंदर। ये है आपकी केब, इसकी फुल फॉर्म आपको लर्न कर लेनी है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फिर है आपकी AIU। AIU क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। इसका क्या काम है AIU का, It evaluate and compare standard of foreign universities with various Indian universities. Also act a body that recognize different degrees awarded by universities in India. यानी कि Association of Indian Universities क्या करता है, जो फॉरेन के यूनिवर्सिटीज़ है उनको इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, उनसे कंपेयर करता है और हमको बताता है कि अच्छा भाई फॉरेन की कंट्रीज़ में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ये सारी चीज़ें मेंशन है तो हम भी ये सब कुछ काम कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन करने का काम करता है AIU यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। आपकी नीति निर्माण की निकाय कौन कौन सी होती है, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज कौन कौन सी है। सबसे पहले ये आपकी MHRD जिसको हम MOE के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या है, ये काम करती है आपकी स्कूल एजुकेशन और आपकी उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन दोनों पे ही ये काम करती है, ठीक है। इसका जो मेन है ना मकसद है वो क्या है, जो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। नंबर है ना आपकी जो संस्थानें हैं, जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके नंबरों को बढ़ाना, शिक्षा की गुणवत्ता पे काम करना, ठीक है, उसके लिए सुधार करना, और आपकी व्यावसायिक शिक्षा के विकास को बढ़ावा देना यानी कि वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। ये सारे काम आपके MOE के हैं, ठीक है। फिर एक आती है आपकी SCHE। अब SCHE का क्या काम है, SCHE का काम है उच्च शिक्षा के लिए राज्य परिषद शिक्षा है ये, ठीक है, जो कि क्या करती है आपकी
स्टेट लेवल पे हायर एजुकेशन के लिए काम करती है, क्योंकि जो एजुकेशन है वो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉ बना सकती है। ठीक है, फिर आती है आपकी केब। ये क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, जो कि आपकी केंद्र सलाहकार शिक्षा बोर्ड है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में संघ एवं राज्य के बीच समन्वय एवं सहयोग हेतु स्थापित करी गई थी। ठीक है, यानी कि ये क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या करती है? सहयोग बनाने का काम करती है एजुकेशन की फील्ड के अंदर। ठीक है, फिर आपकी है AIU क्या है? भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ है। इसका क्या काम होता है? यह विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ विदेशी विश्वविद्यालयों के मान का मूल्यांकन और तुलना करती है। साथ ही एक निकाय का कार्य करता है जो भारत में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई विभिन्न डिग्रियों को मान्यता भी देती है। यानी कि इसका क्या काम है? AIU का काम है कि जो आपकी है ना फॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज़ है, विदेशी जो आपके विश्वविद्यालय हैं, उनको इंडियन की यूनिवर्सिटी से कंपेयर करती है और हमको बताती है कि हमको और क्या क्या नए नए चेंजेस करते रहने चाहिए एजुकेशन के अंदर। ठीक है, ये सभी हो गई आपकी पॉलिसी मेकिंग बॉडी। फिर आती है हमारे पास में रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज आपके पास में काफी सारी आपको देखने को मिलेगी। एक है आपकी ICHR यानी कि ठीक है, फिर है आपकी ICSSR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑन सोशल साइंस रिसर्च। फिर ठीक है, फिर एक है आपके पास में ICPR, एक है आपके पास में बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जो भी आपके जितने भी आपके लॉयर्स होते हैं वो सभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर है ना मेंशन्ड होते हैं। ठीक है, फिर एक आती है आपके पास में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको अब है ना नेशनल मेडिकल काउंसिल के नाम से जानने लगे हैं। ठीक है, फिर एक है हमारी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको तो हम सभी लोग जानते हैं। ये 1953 के अंदर फॉर्म हुई थी, लेकिन 1956 के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी। स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको मिला था। अब स्टैट्यूटरी स्टेटस क्या होता है? दो चीजें होती है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है, एक होता है स्टैट्यूटरी स्टेटस। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब होता है कि वो सभी चीजें जो कि आपके संविधान के अंदर मेंशन है, जिसका मेंशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उन सभी बॉडीज को, उन सभी चीजों को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के नाम से जानते हैं, जिन सभी का मेंशन आपके संविधान में है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, लेकिन जो सभी आपकी पार्लियामेंट ने किसी एक्ट के तहत बनाई है उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडीज बोलते हैं। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है लेकिन पार्लियामेंट ने अपने एक्ट के तहत बनाई है, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक है, तो जो UGC है इसका कोई भी मेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिखेगा। ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1956 के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी। 1953 में तो इसका फॉर्मेशन हुआ था, 1956 के अंदर इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 53 में क्या हुआ था और 56 में क्या हुआ था। 53 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, 56 के अंदर इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में UGC के 6 रीजनल सेंटर्स भी हैं, जो है हमारे भोपाल के अंदर, पुणे में, कोलकाता में, हैदराबाद में, गुवाहाटी में और बेंगलोर के अंदर। ठीक है, ये सभी आपके रेगुलेटरी बॉडीज है। यहाँ पे आपके लिखा हुआ भी है नियामक संस्थान कौन कौन सी है, ये सब आपके पास में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रही UGC जो कि 1953 में इसका गठन हुआ था और 1956 में ये वैधानिक निकाय बनी थी, यानी कि वैधानिक दर्जा इसको मिला था, स्टैट्यूटरी बॉडी का इसको है ना स्टेटस मिला था। ठीक है, इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र कौन कौन से हैं? पुणे में है, भोपाल में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी और बेंगलोर के अंदर है। ठीक है, बाकी आपकी ये सब कुछ यहाँ पे लिखी हुई है, ICHR, ICSSR, ये सब कुछ आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सब कुछ आपकी कौन सी है? ये सब कुछ आपकी रेगुलेटरी बॉडीज है। ठीक है, अब एक होती है हमारी अक्रेडिटेशन की काउंसिल। अक्रेडिटेशन की काउंसिल का क्या काम होता है? ये अक्रेडिट करती है हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को। अक्रेडिट मतलब ग्रेडिंग प्रोवाइड करने का काम होता है अक्रेडिटेशन काउंसिल का। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल 2 अक्रेडिटेशन की काउंसिल है, एक है NBA, एक है NAAC। NBA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन। इट अक्रेडिट टेक्निकल कॉलेजेस। जो भी आपके टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं ना, उनको अक्रेडिटेशन यानी कि उनको आपकी ग्रेडिंग करने का काम, उनको अक्रेडिट करने का काम होता है NBA का, यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन का। ठीक है, जो कि आपकी AICTE के अंदर आती है और इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली के अंदर है। ठीक है, एक होती है NAAC। NAAC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल। ये क्या क्रेडिट करती है? ये अक्रेडिट करती है आपकी जो नॉन टेक्निकल कॉलेजेस है, यानी कि जो आपकी नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं, उनको अक्रेडिट यानी कि उनको ग्रेडिंग प्रोवाइड करने का काम होता है NAAC का, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल का। इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु के अंदर है। तो बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि NBA किसको है ना ग्रेडिंग प्रोवाइड करती है और NAAC किसको ग्रेडिंग प्रोवाइड करती है, इनके फुल फॉर्म्स क्या है और इनका हेडक्वार्टर्स क्या है, कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, NBA का दिल्ली के अंदर है और NAAC का नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल का बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे आपका सब कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ है।
प्रत्यायन परिषद एक होती है एनबीए, एक होती है नाक। एनबीए क्या करती है? राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड है, यह तकनीकी कॉलेजों को मान्यता देती है, इसका मुख्यालय आपका दिल्ली के अंदर है। नाक जो है वो आपकी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद है, ये गैर तकनीकी विश्वविद्यालयों को मान्यता देती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके मुख्यालय है आपका बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। तो ये सभी आपकी जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज है, जो भी आपकी रेगुलेटरी बॉडीज है, जो भी आपकी है ना प्रत्यायन परिषद जो है, जो भी आपकी अक्रेडिटेशन की काउंसिल है, वो सब मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया है। इंग्लिश में भी बता दिया है, हिंदी में भी बता दिया है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अब हम शुरू करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। अब NEP 2020 जो है वो आपकी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सारे पेजेस की पूरी आपकी किताब है NEP 2020। तो अब हम उस पूरी किताब को तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी स्कूल एजुकेशन या फिर हमारी हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई जो कुछ भी आई है इसके अंदर, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो सब कुछ ही इस NEP 2020 के इस टॉपिक के अंदर समझा दूँ, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन अभी पिछली बार वाला जो एग्जाम हुआ है आपका जून में, उससे देखे गए हैं। तो पूरी संभावना है कि दिसंबर के अंदर भी इससे काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हायर एजुकेशन के अंदर, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं NEP 2020 है क्या। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो आई थी हमारी 1968 के अंदर, ठीक है। आप स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था 1968 के अंदर आई थी। दूसरी जो हमारी NEP है, यानी कि जो हमारी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी है, वो हमारी आई थी 1986 के अंदर, ठीक है। 1986 के अंदर आई थी। पहली आई थी हमारी इंदिरा गांधी के टाइम पे, दूसरी आई थी हमारी राजीव गांधी जी के टाइम पे, ठीक है। और जो 1992 के अंदर हमारी आई थी वो हमारी एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, वो क्या थी? वो हमारी एक है ना अमेंडमेंट था, जो कि 1986 वाली जो काउंसिल आई थी उसका अमेंडमेंट था, यानी कि उसका संशोधन हुआ था 1992 के अंदर, ठीक है। अब तीसरी हमारी NEP आई है 2020 के अंदर, 2020 के अंदर, ठीक है। NEP 2020 का जो ड्राफ्ट है वो आपका डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की चेयरमैनशिप के अंडर में बना है, ठीक है। पहली आई थी 1968 में, दूसरी आई 1986 में। 1992 के अंदर इसका अमेंडमेंट हुआ है, जिसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। 2020 के अंदर आपकी तीसरी आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बात हुई है? इसके अंदर बात हुई है आपकी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की। मैंने आपको बताया था कि मैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दूंगी, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं यही आपको देने वाली थी। NEP 2020 में GER यानी कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसका आपको रेशियो बताया हुआ है कि हमको 50% 2035 तक यानी कि 2035 तक हमको हायर एजुकेशन के अंदर 50% हमारा GER करना है, और 2030 तक हमको स्कूल एजुकेशन में 100% हमारा GER करना है। अब ये GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता क्या है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है कि कितने बच्चों ने एनरोलमेंट लिया है हमारी स्कूल एजुकेशन में और हमारी हायर एजुकेशन में, यानी कि कितने बच्चे हमारी स्कूल एजुकेशन ले रहे हैं और कितने बच्चे हमारी हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। कितने बच्चे एनरोल हैं हमारी एजुकेशन के कोर्स के अंदर, ठीक है। तो NEP 2020 के अंदर क्या बात हुई है कि जो हमारी हायर एजुकेशन है उसके अंदर हमको जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, यानी कि जो हमारा बच्चों का एनरोलमेंट है वो हमको 50% तक करना है, कि भाई 50% जो बच्चे हैं वो एटलीस्ट हायर एजुकेशन के अंदर एनरोलमेंट कर सके 2035 तक, ठीक है। 2035 तक हमको हायर एजुकेशन में 50% तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को लेकर जाना है। अभी तक हमने 50% भी अचीव नहीं किया है, यानी कि अभी तक 50% बच्चे भी जो हैं वो आपके हायर एजुकेशन को नहीं लेते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा है कि स्कूल एजुकेशन के अंदर हमको 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को अचीव करना है 2030 तक, 2030 तक हमको 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को अचीव करना है स्कूल एजुकेशन में, ठीक है। स्कूल एजुकेशन में 100% है और आपका हायर एजुकेशन में 50% है। कौन से आपके ईयर के अंदर है वो भी मैंने आपको बता दिया है। 2035 तक आपका हायर एजुकेशन जुड़ा हुआ है और 2030 आपका स्कूल एजुकेशन है, ठीक है। आपको ईयर्स भी लर्न करने हैं, स्कूल एजुकेशन में कौन सा रेशियो है, हायर एजुकेशन में कौन सा रेशियो है, ये सब कुछ आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें क्या बात हुई है? दूसरी इसमें बात हुई है PTR की। PTR क्या है? PTR है आपका प्यूपिल टू टीचर रेशियो, कि भाई स्टूडेंट, प्यूपिल मतलब स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट और टीचर का कितना रेशियो होना चाहिए स्कूल्स के अंदर। आप टेंशन मत लो, सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं सब कुछ हिंदी के अंदर भी लेकर आई हूँ, तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताऊंगी, ठीक है। पहले इंग्लिश में बता दूँ फिर हिंदी में बताऊंगी। अब आपका PTR क्या होता है? प्यूपिल टू टीचर रेशियो, यानी कि स्टूडेंट टीचर का रेशियो, कि भाई एक स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट पे कितना टीचर होना चाहिए, कितने टीचर पे कितने बच्चे होने चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे बताया हुआ है कि नॉर्मल स्कूल में आपकी 1:30 यानी कि 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए नॉर्मल स्कूल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन जो आपकी फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि जो आपके स्पेशल है ना बच्चों के जो स्कूल होते हैं वहाँ पे आपके 25 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल स्कूल में हमारा प्यूपिल टीचर रेशियो बताया हुआ है 1:30 और जो आपका स्पेशल स्टूडेंट के जो स्कूल्स होते हैं उसके अंदर बताया हुआ है 1:25, ठीक है। इस रेशियो को भी आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। फिर हमारा जीडीपी के हमको हमारी एजुकेशन पे कितना जीडीपी हमको स्पेंड करना है, कितनी हमको हमारी नेशनल इनकम का कितना परसेंटेज हमको हमारी एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करना है, 6%। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि भाई हमारी जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इसी की बात हुई थी कि हमको 6% स्पेंड करना है। अभी भी 6% पे ही हम अटके हुए हैं, यानी कि अभी तक हमने 6% को भी अचीव नहीं किया है, ठीक है। तो इसके अंदर दोबारा से हमारी बात हुई है कि हमको जीडीपी का 6% एटलीस्ट हमको एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करना है, लगाना है, ठीक है। फिर क्या बात हुई है, फिर आपकी एनईपी 2020 ने कहा है कि जो आपका असेसमेंट है वो कौन कौन करेगा असेसमेंट। एक तो आपका परख पोर्टल और एक आपका सफल पोर्टल, ये 2 पोर्टल आए हैं आपके असेसमेंट के लिए, यानी कि आपका मूल्यांकन करने के लिए। जो भी आपकी स्कूल एजुकेशन होती है 3rd क्लास में 5th क्लास में, ठीक है, इसको असेसमेंट कौन करेगा, इसका असेसमेंट करेंगे 2 पोर्टल है, एक है परख पोर्टल, एक है आपका सफल पोर्टल। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों पोर्टल आपके असेसमेंट से आपके मूल्यांकन से जुड़े हुए हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई सफल पोर्टल किसके लिए है, असेसमेंट के लिए है, परख पोर्टल किसके लिए है, असेसमेंट के लिए है, मूल्यांकन के लिए है, ठीक है। फिर हमारा 10+2+3 का जो सिस्टम था जो मैंने आपको अभी समझाया था पहले, ठीक है, उसको रिप्लेस करके अब हम 5+3+3+4 का सिस्टम लेकर आ गए हैं, ठीक है। 5+3+3+4 का क्या मतलब है, इस 5 के अंदर हमारी बात हुई है कि 3 साल तो हमको करना है प्री एजुकेशन, यानी कि जो हमारी आंगनवाड़ी होती है वो करना है। फिर हमको 1st 2nd करना है, फिर इसके अंदर हमको 3, 4th और 5th क्लास तक पढ़ाना है, फिर हमको 5th, 6th, 7th क्लास तक, फिर 8, 9, 10th, 11, 12 तक, ठीक है। तो ये हमारा है 5+3+3+4 का रेशियो है, ठीक है। फिर हमारी बात हुई है स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन की भी। स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन की क्या बात हुई है कि हमको स्किल को और वोकेशनल एजुकेशन को भी डेवलप करना है, यानी कि हमको बच्चों को स्किल्स भी सिखानी है, कौशल भी सिखाना है, ठीक है। 6th क्लास में हमको क्या करना है, 6th क्लास तक हमको स्किल और वोकेशनल एजुकेशन देनी है, और टिल 5th क्लास यानी कि टिल 5th क्लास तक हमको मदर टंग के अंदर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये भी आपकी बात हुई है एनईपी 2020 के अंदर, ठीक है। ये सब कुछ आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक। फिर हमारी जो RSA है, ठीक है, उसको रिप्लेस करके हमारी केब आ गई है, ठीक है। RSA को रिप्लेस करके हमारी केब आ गई है 90 आपकी है ना एनईपी 2020 के अंदर। फिर प्रोविजन लगाए गए हैं लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज की, यानी कि अब हम फॉरेन लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं, इसके भी आपके पास में प्रोविजंस है अब एनईपी 2020 के तहत, ठीक है। फिर क्या कहा गया है, फिर ये कहा गया है कि 2035 तक यानी कि 2035 तक ऑल कॉलेजेस बिकम ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, के भाई 2035 तक जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑटोनॉमस बन जाएंगे, यानी कि स्वायत्त बन जाएंगे, जो कि डिग्रीज एंड है ना आपकी जो ग्रांट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं फिर, ठीक है। फिर आपकी मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री की भी बात हुई है एनईपी 2020 के अंदर, MEES यानी कि मीस की भी बात हुई है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट वाला जो सिस्टम है इसकी भी बात हुई है कि कोई भी बच्चा जो है वो कभी भी किसी कोर्स के अंदर एनरोलमेंट कर सकता है। अगर वो आगे की अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है तो फिर वो वहीं पे ही अपनी पढ़ाई को ड्रॉप करके फिर वहीं से ही आगे से दोबारा कभी इन फ्यूचर में अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है अपनी पढ़ाई को तो दोबारा से वो वहीं से ही स्टार्ट कर सकता है। अब उसको शुरू से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये है आपका मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का प्रोग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या बात हुई है, इसमें बात हुई कि अगर आप किसी कोर्स को सिर्फ 1 साल तक पढ़ते हो, ठीक है, आपने 1 साल पढ़ा और आपने बीच में ड्रॉप कर दिया तो आपको उस कोर्स के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अगर आप उसको 2 साल तक पढ़ते हो तो सेकंड ईयर में आपको उसका डिप्लोमा मिलेगा, 3rd ईयर में आपको उसकी बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। जो हमारी बैचलर्स की डिग्री होती है वो 3rd ईयर में मिलती है, तो 3rd ईयर में आपको उसकी बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन 4th ईयर के अंदर आपको यहाँ पे डिग्री और रिसर्च की भी आपको डिग्री मिल जाएगी यहाँ पे, यानी कि अब जो हमारा बैचलर्स का कोर्स है वो हमारा या तो 3 साल का भी हो सकता है, 3 साल का तो खैर अभी है ही हमारा, या तो 3 साल का रहेगा या फिर हमारा 4 साल का रहेगा। अगर 4 साल का रहता है अब अगर हमारा बैचलर्स का कोर्स तो फिर उसके अंदर हमको रिसर्च की भी डिग्री वहीं पे ही मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम 1st ईयर में छोड़ देते हैं तो हमको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2nd ईयर में डिप्लोमा मिलेगा, 3rd ईयर में हमको बैचलर्स की डिग्री मिलेगी और 4th ईयर में हमको मिलेगा
रिसर्च की डिग्री, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए कि डिप्लोमा, आपको सर्टिफिकेट, बैचलर की डिग्री, ये सब कुछ कौन से साल में छोड़ने पे मिलेगी, ठीक है। ये आपका हो गया मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के बारे में। फिर हमारे ABC यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में भी बताया गया है कि अब हर एक बच्चे का एक ABC अकाउंट होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट वाला अकाउंट होगा, जहाँ पे जो भी वो कोर्स लेगा उसके जो भी क्रेडिट्स है वो उस बैंक के अंदर सेव हो जाएंगे, वो बाद में उनको रिडीम कर सकता है, उनको बाद में वो ट्रांसफर कर सकता है, कैसे भी उनका यूज कर सकता है, ठीक है। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस की बात हुई है कि अब काफ़ी सारी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस आ जाएंगी एजुकेशन के अंदर। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई साइंस वाला बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस ही पढ़े ज़िंदगी भर। अगर उसको हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट है तो वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, अगर उसको पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट है तो वो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, आर्ट्स वाला बच्चा अगर बायोलॉजी लेना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस हैं, ठीक है, इसकी बात हुई है। एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, जो आपकी NEP 2020 आई है इसके तहत जो आपकी एमफिल है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या अब हम एमफिल कर सकते हैं क्या? अब आप एमफिल नहीं कर सकते हो, एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ठीक है। आफ्टर 2030 जो हमारा B.Ed का कोर्स है वो हमारा 4 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कर लो अगर किसी को करना है तो, ठीक है। फिर बात क्या हुई है, फिर ये बात हुई है कि हायर एजुकेशन काउंसिल की बात हुई है। अभी हमने काफ़ी सारी काउंसिल्स देखी, हमारे पास में प्लानिंग है ना, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ है, हमारे पास में रेगुलेटरी बॉडीज़ है, हमारे पास में अक्रेडिटेशन की काउंसिल है। ये कौन कौन सी इसके अंदर क्या क्या काम करती है वो मैंने आपको अभी समझा दिया, ठीक है। अब NEP 2020 के अंदर क्या बात हुई है कि इन सब चीज़ों को हटाओ, इतनी सारी बॉडीज़ हमको नहीं रखनी है, कुछ गिनी चुनी बॉडीज रखेंगे जो हमारा पूरा हायर एजुकेशन को संभालेगी, ठीक है। उसके अंदर आपके 4 वर्डिक्ट्स दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपसे अभी आपकी जो आपका रिसेंट एग्जाम हुआ था जून वाला, उसके अंदर आपसे पूछे गए थे कि भाई पहला वर्डिक्ट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। तो आपको इनको सीरियल वाइज लर्न करना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वर्डिक्ट कौन से हैं हायर एजुकेशन काउंसिल के, ठीक है। हमने इसमें 2020 के अंदर ये कहा गया है कि अब हमको क्या करना है, इन सभी बॉडीज को हटा देना है, जितनी भी बॉडीज है हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई, हमको सिर्फ कुछ गिनी चुनी बॉडीज ही रखनी है जो कि आपकी पूरी हायर एजुकेशन को संभालेगी, ठीक है। अब वो बॉडीज कौन कौन सी हैं, सबसे पहला वर्डिक्ट उसमें दिया गया है हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल की। एक तो होगी हमारे पास में हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जो कि क्या काम करेगी, रेगुलेशन का काम करेगी हायर एजुकेशन के अंदर। एक होगी हमारे पास में नाक क्या करेगी, ये है नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल। ये वो NAAC वाला नाक नहीं है जो अभी हमने पढ़ा, जिसमें नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन है, ये वो वाली काउंसिल नहीं है, ये सिंपली NAC वाली नाक है, जिसका है ना फुल फॉर्म क्या है, नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि आपकी अक्रेडिट यानी कि ग्रेडिंग प्रोवाइड करने का काम करेगी टेक्निकल कॉलेजेस को भी और नॉन टेक्निकल कॉलेजेस को भी। अभी हमने देखा हमारे पास में NBA है, हमारे पास में नाक है, फिर इन दोनों को हटा के और सिर्फ एक ही बॉडी कर दी जाएगी जो कि ग्रेडिंग प्रोवाइड करेगी, ठीक है। फिर हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल यानी कि ग्रांट काउंसिल भी हमारे एक बनाई जाएगी जो कि ग्रांटिंग प्रोवाइड करेगी, ग्रांट्स देगी यूनिवर्सिटीज को, ठीक है। फिर आएगी हमारे पास में एक GEC क्या है, जनरल एजुकेशन काउंसिल होगी, ठीक है, एक जनरल एजुकेशन काउंसिल होगी जो कि आपका पूरा एजुकेशन को संभालेगी। तो सिर्फ ये 4 कमिटीज होगी जो कि आपकी पूरी हायर एजुकेशन को संभालेगी। जितनी भी बाकी यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज नहीं, जितनी भी बाकी आपकी कमीशंस हैं, काउंसिल्स हैं, उनको अब हटा दिया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। लेकिन जो आपकी मेडिकल और आपकी जो लीगल एजुकेशन है, ठीक है, यानी कि जो आपकी लीगल एजुकेशन और जो आपकी मेडिकल एजुकेशन है, इसको छोड़ के बाकी जितनी भी आपकी है ना एजुकेशन होती है उनको संभालने का काम करेगी ये चारों बॉडीज। सिर्फ मेडिकल और लीगल एजुकेशन जो है आपकी उनको नहीं संभालेगी, क्योंकि उनके लिए मेडिकल जो आपकी है ना कमीशन है वो सेपरेट रहेगी और जो लीगल कमीशन जो है वो सेपरेट रहेगी, ठीक है। मेडिकल का है ना आपकी एजुकेशन और लीगल एजुकेशन को छोड़ के बाकी सभी एजुकेशन के लिए काम करेगी आपकी ये सभी बॉडीज, ठीक है। 4 वर्डिक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है रेगुलेटरी काउंसिल, फिर है आपका नाक, फिर है आपका ग्रांट काउंसिल और फिर है आपका जनरल एजुकेशन काउंसिल। इस है ना सीक्वेंस में ही आपको लर्न करना है कि पहले पे कौन सा आता है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, फिर 4th नंबर पे कौन सा है, ठीक है। फिर हम चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की। अब हमको एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करना है, ठीक है। फिर कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए गए हैं NEP 2020 के अंदर। कौन कौन से इनिशिएटिव हैं, विद्या प्रवेश नाम का एक इनिशिएटिव लिया गया है जो कि क्या काम करेगा, हेल्प यंग स्टूडेंट टू लर्न बेसिक्स, जो क्या काम करेगा कि जो आपका बेसिक एजुकेशन जो होती है ना उसको बच्चों को प्रोवाइड करने का काम करेगा ताकि यंग स्टूडेंट्स जो है वो आपकी बेसिक सीख सकें, ठीक है। फिर आपके आएगी इंडियन साइन लैंग्वेज एज सब्जेक्ट। हाँ, हमारी जो इंडियन साइन लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया जाएगा। निष्ठा 2.0 प्रोग्राम को यहाँ पे लिया गया है जो कि आपका टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है।
फिर सफल पोर्टल है जो कि आपका असेसमेंट है ना देगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, सफल जो कि 3rd, 5th और 8th क्लास के अंदर असेसमेंट प्रोवाइड करेगा, मूल्यांकन प्रोवाइड करेगा। ABC अकाउंट बनेंगे, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अकाउंट बनेंगे, जहाँ पे हर एक बच्चा जो भी कोर्स लेगा उसका उस कोर्स के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ उसको क्रेडिट उसके बैंक के अंदर उसके स्टोर होते जाएंगे, ठीक है। फिर अगर उसको किसी दूसरे कॉलेज में जाना है, किसी दूसरे कोर्स के अंदर उसको एडमिशन लेना है, तो वो उस क्रेडिट के अकॉर्डिंग उस क्रेडिट की मदद से वहाँ पे एडमिशन ले सकता है, ठीक है। फिर इंजीनियरिंग आप है ना अब रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर कर सकते हो, यानी कि अब अगर किसी को भी NEP 2020 के तहत अब अगर किसी को भी इंजीनियरिंग का कोर्स करना है तो वो रीजनल लैंग्वेज के अंदर इंजीनियरिंग कर सकता है, ठीक है। NHEQF और NSQF की भी बात हुई है, यानी कि नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की भी बात हुई है टू इंटीग्रेट वोकेशनल एजुकेशन इनटू हायर एजुकेशन, यानी कि हायर एजुकेशन के अंदर वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट करने के लिए हम नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेकर आए हैं और नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क भी लेकर आए हैं, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, ठीक है। फिर NRF क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी इंट्रोडक्शन हुआ है NEP 2020 के तहत, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस है जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो आपकी NEP 2020 के अंदर बात हुई है कि 2030 तक हमको स्कूल एजुकेशन के अंदर 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करना है, मैंने आपको बता दिया है। 2035 तक हमको 50% करना है हायर एजुकेशन के अंदर हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। 2035 तक जो FLN है यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी है प्राइमरी स्कूल्स में, वो हमको डेवलप करनी है 2025 तक। 2040 तक यानी कि 2040 तक हमको क्या करनी है, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं। जितने भी हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बना देने हैं 2040 तक 2040 तक, ताकि कोई भी बच्चा अगर साइंस वाला है, उसको किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किसी अपनी फील्ड से अलग होकर हिस्ट्री में है, पॉलिटिकल साइंस में है, ज्योग्राफी में है, तो वो उनको भी पढ़ सके, मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोचेज हो जाए, ठीक है। और 2035 तक हमको सभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को ऑटोनॉमस बना देना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अभी लास्ट टाइम भी आपका जो एग्जाम हुआ था जून के अंदर, वहाँ पे इससे क्वेश्चन आपके देखे गए हैं, तो ये सभी कुछ मैं एक ही है ना सीरीज के अंदर लेकर आ गई हूँ, आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ आपका है ना हिंदी में भी लिखा हुआ है। NEP 2020 क्या है, इसका जो ड्राफ्ट है वो आपका K कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में बनाया गया है। सबसे पहले आपकी आई थी 1968 के अंदर NEP 2020। NEP आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो आपकी 1968 में आई थी, फिर आपकी 86 के अंदर आई थी, फिर 1992 के अंदर इसमें संशोधन हुआ था और 2020 के अंदर आपकी तीसरी एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता ही दी है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आपका है ना स्कूल में क्या है और है ना आपकी हायर एजुकेशन में क्या होना चाहिए। आपके सामान्य स्कूल के लिए क्या आपका है ना छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए, और जो आपके स्पेशल स्कूल्स होती है उसमें क्या आपका अनुपात होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट का, यानी कि छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए, 1:30 होना चाहिए सामान्य स्कूल में और 1:25 होना चाहिए आपके स्पेशल स्कूल्स के अंदर, ठीक है। फिर शिक्षा पर है ना सरल घरेलू उत्पाद का व्यय होना चाहिए, यानी कि GDP का जो आपका व्यय है वो आपका 6% होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। फिर 10+2+3 का जो सिस्टम है उसको हमने रिप्लेस करके 5+3+3+4 का हमने कर दिया है, ठीक है। और ये बात हुई है कि 6th क्लास तक हमको क्या करना है, वोकेशनल एजुकेशन लानी है और 5th क्लास तक हम मातृभाषा के अंदर बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पे बात हुई है, जो भी मैंने आपको सब कुछ बताया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम विदेशी भाषा को भी सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज भी अब हम उनको सिखाएंगे। 2035 तक सभी कॉलेजेस जो है वो ऑटोनॉमस डिग्री प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपकी है ना यहाँ पे आप है ना मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेज हो जाएगी, जहाँ पे अगर आप प्रथम वर्ष के अंदर छोड़ते हो तो आपको उसका है ना प्रमाण पत्र मिलेगा, अगर आप है ना द्वितीय वर्ष में छोड़ते हो तो आपको उसका डिप्लोमा मिलेगा, 3rd ईयर के अंदर आपको स्नातकोत्तर की डिग्री मिलेगी, बैचलर्स की डिग्री मिलेगी, और 4th ईयर में आपको शोध के साथ डिग्री मिलेगी, यानी कि आपको रिसर्च की भी डिग्री दी जाएगी 4th ईयर के अंदर, अगर आप 4 साल कंप्लीट करके अपना कोर्स कंप्लीट करते हो तो, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेज हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपका है ना यहाँ पे 2030 तक आपका जो BEd का कोर्स है वो आपका 4 साल का हो जाएगा, ठीक है। फिर उच्च शिक्षा में जो भी आपकी काउंसिल है उसको सिर्फ और सिर्फ 4 जो आपकी वर्डिक्ट्स है वो ही आपकी काउंसिल वो ही आपकी हायर एजुकेशन को संभालेंगे। सबसे पहली है आपकी राष्ट्रीय महामहिम नियामक परिषद, फिर दूसरी है आपकी राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, तीसरी है आपकी अनुदान परिषद और चौथी है आपकी सामान्य शिक्षा परिषद, ठीक है। ये सब मैंने आपको इंग्लिश में बता ही दिया है।
फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्या प्रवेश में आपको है ना क्या होना चाहिए, युवा छात्रों को बुनियादी है ना बातें सीखने के लिए आपका विद्या प्रवेश नाम का एक आया है पोर्टल, ठीक है। फिर आपकी है ना विषय के रूप में भारतीय संस्कृति भी आपको सिखाई जाएगी, ठीक है, भारतीय सांकेतिक भाषा भी आपको सिखाई जाएगी। निष्ठा 2.0 आया है, सफल पोर्टल आया है, ठीक है। ABCID जो आई है वो मैंने आपको बता ही दिया है। क्षेत्रीय भाषा के अंदर आप इंजीनियरिंग भी कर पाओगे, ठीक है। NHIQ आपका यानी कि नेशनल है ना स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की भी बात हुई है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपका 2030 तक आपका 100% हो जाएगा आपका जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। तो ये सब कुछ आपका यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। 2025 तक क्या होगा, 2040 तक क्या होगा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो ये थी हमारी हायर एजुकेशन की पूरी मैराथन क्लास। मैंने जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई वो सब कुछ आपको बता दिया है इसके अंदर, ठीक है। हमने NEP 2020 को भी बहुत अच्छे से देख लिया है और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर देना और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर लेना। हिंदी नारी के नाम से आप टेलीग्राम पे हमको सर्च करोगे तो हमारा ग्रुप वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।